आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बचाने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और राज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, कौन कि दक्षिण वाला जगे शिवाजी। खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्टा ना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगीनें भी हार गई। गांधी जी कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनें भी हार गईं, और जब 7 समुंदर पार गईं, मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लकुटी और लंगोटी वाले, और आजादी की कौन? सुभाष बाबू कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, और स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो, और भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी, कोई ब्याह रचा लो, और कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, और कौन कफन का पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया। चीन वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया, और हमने उसको बुद्ध दिया था। उसने हमको युद्ध दिया, और आज बना फिर कफन चीज पर जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया। जय जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे हर एक भारतवासी के अंदर राम है। एक गांव में, सैद अलीपुर महेंद्रगढ़ के छोटे से गांव में एक बालक पैदा हुआ।
और उसके अंदर राम जगा तो वो बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, योग ऋषि रामदेव बनकर दुनिया के 200 देशों में योग पहुंचा सकता है। एक ऐसे गांव में जहां पर रेलगाड़ी नहीं पहुंचती, एक ऐसा गांव जहां के लोगों ने कभी हवाई जहाज नहीं देखी, उसको चील गाड़ी कहते थे। ऐसा गांव जहां पक्की सड़क नहीं जाती, ऐसा गांव जहां पर सुविधाओं के नाम पर कोई, संसाधनों के नाम पर कोई चीज नहीं, ऐसा गांव जहां किसानों के बच्चे घिसे हुए टायर की चप्पल बनाकर पहना करते थे। उस गांव में, उस एक सामान्य किसान के घर में पैदा होकर, सामान्य विद्यालय में पढ़ाई करके, गुरुकुल में पढ़ाई करके यदि एक व्यक्ति स्वामी रामदेव बन सकता है, तो हम सब के भीतर यदि राम जग जाए तो हम सब भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण की संतान बन सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करते हुए, भारत की सारी संन्यास परंपरा को नमन करते हुए, आज फिर हम चीन के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आप सब जो राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है, आपके मन में एक जिज्ञासा है कि हम अधिक से अधिक जानकारी करें, आपके मन में एक अभिप्सा है कि हमें अधिक से अधिक सुनना है। रोज कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो हमें विचलित कर देती है। आज एक और ऐसी घटना हुई है जिसने अंदर तक विचलित कर दिया है। 2 साधुओं की हत्या हुई। कल पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहली बार कड़ी भाषा में संदेश देते हुए, कल उस 3 दिन पुराने मुद्दे पर कल प्रथम बार संबोधित करते हुए कहा कि तत्काल कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, नहीं तो हम इसके ऊपर कड़ा आंदोलन कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने वीडियो शेयर किया, वो 30 लाख से अधिक लोगों तक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचा और 10-12 लाख से अधिक लोग तो केवल फेसबुक के ऊपर देख चुके हैं, एक अकाउंट के ऊपर। बाकी अलग अलग अकाउंट के ऊपर लगभग 50 लाख से अधिक लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। और ये सारी घटनाक्रम चली रही थी। अभी एक और नई न्यूज आई है, नई घटनाक्रम आई है जिसने अंदर तक हिला दिया है। वो घटना क्या कहती है? वो घटना ये कहती है कि लंदन, यूके, जहां पर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जहां पर कोई गरीबी में नहीं है, जहां पर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां किसी व्यक्ति को कोई बहका नहीं सकता, उस यूके में 35 लोग अचानक बीमार हो गए। और जब वो 35 लोग अचानक बीमार हुए तो बीमार होने के बाद उनके अंदर एक ऐसा इंफेक्शन पाया गया, जांच की तो यह पाया गया कि इनके अंदर वो बैक्टीरिया हैं जो आदमी के मल में पाए जाते हैं, मतलब आदमी की गंदगी में पाए जाते हैं। वो ई कोली नाम के बैक्टीरिया हैं। उनकी जांच की गई कि इनके अंदर ये मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कैसे आए। ये कोई मल उठाने का काम नहीं करते, ये कोई सीवर के अंदर उतरने का काम नहीं करते, ये कोई गंदगी में नहीं रहते, ये साफ सफाई में रहने वाले लोग हैं। तो जब जांच की तो पाया गया कि वो 35 के 35 लोग एक खास रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे। मैं ये लंदन की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं किसी छोटे देश की बात नहीं कर रहा। पढ़ा लिखा देश, ऐसा देश जिसने दुनिया के 100 से अधिक देशों के ऊपर राज किया है, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वहां पर उस रेस्टोरेंट में वो खाना खाते थे। पुलिस के पास ये केस पहुंचा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया कि इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये एक रेस्टोरेंट के अंदर इन्होंने 1 महीने पहले या 20 दिन पहले या 15 दिन पहले, 10 दिन पहले इन्होंने या तो खाना खाया है या वहां से पैक करवा के लेकर आए हैं। जब जांच की गई तो पता लगा कि उस रेस्टोरेंट में जब छापा मारा गया कि ये फूड पॉइजनिंग हो रही है और 35 के अंदर तो जहरीला इन्फेक्शन हुआ है, 50 लोगों की ऐसी शिकायत मिली और जाने कितने लोगों में हुआ होगा। तो जांच की तो ये पाया गया कि उस रेस्टोरेंट के अंदर 2 किचन बनी हुई हैं, 2 किचन बनी हुई है। तो जब पुलिस ने जांच की तो ये पाया कि किचन के एक सेक्शन में तो खाना साफ सुथरा है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, दूसरे सेक्शन के अंदर खाने के अंदर मिलावट है। और किस चीज की मिलावट है? आदमी के मल की मिलावट है। जब जांच की गई, पकड़ा गया तो वहां पर 2 शांतिप्रिय मजहब के व्यक्ति पकड़े गए, जिनके नाम थे मोहम्मद अब्दुल बासित और दूसरे का नाम था अमजद। ये दोनों लंबे समय से वहां पर होटल चला रहे थे। और जब इनसे पूछा गया कड़ाई से कि तुमने क्या किया और ये क्या करते हो, तो उसने कहा कि जो हमारी मान्यताओं के नहीं है, हमारी परंपराओं के नहीं है, जो हमारी पूजा पाठ की पद्धति को नहीं मानते, उसको हम ये मानव मल मिला हुआ खाना खिलाते थे, और जो हमारी पूजा पाठ की पद्धति को मानते हैं उनको हम अच्छा खाना खिलाते थे। तो ये यूके के अंदर हाल है, वो यूके जिसके अंदर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जी गरीबी बहुत ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, इसलिए कोई भी इनको बहका देता है। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। देखिए, अच्छे लोग भी हैं, अब्दुल कलाम भी गरीबी के अंदर पैदा हुए हैं, अखबार बेचे हैं। रामेश्वरम का वो घर, पूज्य स्वामी जी महाराज पतंजलि के कार्यकर्ता और हम सब वहां पर गए हैं, जहां पर छत कच्ची रहती थी। एक छोटे से परिवार में, 10 बाई 15 फीट के परिवार में 10, 12, 15 व्यक्तियों का पूरा परिवार रहता था। अखबार बांटते थे, अखबार बांट के जो पैसा मिलता था उससे परिवार का भरण पोषण चलता था। पिताजी मछुआरे थे। बहुत भयंकर गरीबी में चलकर यदि एक व्यक्ति
एक साधारण गांव का व्यक्ति स्वामी रामदेव बन सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, तो ये गरीबी का बहाना बिल्कुल बेहुदा है। तो यूके के अंदर ये घटना हुई, एक खास शांति प्रिय मजहब के लोगों ने अपने मल को विशेष लोग दूसरे लोगों को खिलाया, केवल इसलिए कि वो हमारी मान्यताओं में यकीन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इससे अधिक क्रूरता, इससे अधिक असुरता, इससे अधिक दानवता और कोई हो नहीं सकती। तो ये घटनाक्रम हो रही हैं। यद्यपि बात ये होती है कि हम किसी धर्म विशेष पर ना बोले, तो ये धर्म विशेष के ऊपर बात नहीं है। उन व्यक्तियों के नाम जो मीडिया के अंदर छपे हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और जो चीज है उसमें यदि कोई चाहता है कि हमारे बारे में धारणा बदलनी चाहिए तो उस धारणा को बदलने के लिए वो प्रयास करें, ऐसे लोगों को अपने आप यहां से निकालें। हमारे यहां जब कोई गलत काम करता है, हमारे यहां कोई साधु सन्यासी, जैसे हम मान्य राम रहीम की बात करें या किसी और साधु संत सन्यासी की बात करें जिसके ऊपर आरोप लगता है, तो हिंदू समाज उसके साथ उसकी गलत बात के लिए कभी खड़ा नहीं होता। हिंदू समाज बदलाव करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, तैयार रहता है। अभी यूएई की राजकुमारी ने यह कहा है कि भारत के अंदर जो इस्लाम के बारे में, जो जमात के बारे में टिप्पणी की जा रही है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। और वहां पर एक व्यक्ति ने केवल यह टिप्पणी कर दी कि कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों को ऐसे कहीं कहीं थूकना नहीं चाहिए, तो केवल इस टिप्पणी के लिए उसको वार्निंग दी गई, उसको टॉर्चर किया गया, उसको समझाया गया। और वहां पर पूरा इस्लामिक संगठन, पूरे इस्लामिक देश खड़े हो गए हैं कि एक विशेष वर्ग के व्यक्ति जब ये थूक कर वायरस फैला रहे हैं तो पूरा अरब ये खड़ा होकर कह रहा है कि इनके बारे में इनका नाम ना बताया जाए, इनके बारे में चर्चा ना की जाए। तो आप विडंबना देखिए, यदि कल को किसी हिंदू के साथ, किसी वैदिक धर्मी के साथ, किसी भारत के व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, क्या कोई व्यक्ति खड़ा होकर उनका पक्ष लेने वाला आपको कोई पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक देश दिखाई देता है? हमारी मान्यताओं का एक देश होता था भूटान, नेपाल, जो हमारी मान्यताओं का था, जो हमारी संस्कृति का था। उसके अंदर भी चाइना ने आक्रमण करके उसको भी कम्युनिस्ट कंट्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माओवाद की लहर वहां पर ऐसी चली कि वहां के राजतंत्र को घुटने टेकने पड़े और एक तरीके से वहां पर अराजकता का माहौल रहा। दूसरा, हमारे नजदीक जो सबसे अधिक नजदीक देश है वो इजराइल है। इजराइल एक ऐसा देश है जिससे हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने, प्रिंसेस ने वहां पर ये वार्निंग दी है कि कोई भी धर्म विशेष के बारे में टिप्पणी ना करे। हम चलिए इस विषय में और ज्यादा लंबे नहीं जाते हैं। अभी एक और घटना हुई है इंदौर के अंदर, जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। विडंबना देखिए, ये कोरोना वायरस, ये चाइनीज वायरस कितना खतरनाक है। उनका शव पत्नी से थोड़ी दूर है, लेकिन फिर भी उनको तस्वीर को गले लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो शव को टच करेंगी तो कोरोना फैल सकता है। इतना खतरनाक वायरस चाइना ने बनाया है। WHO ने अभी एक नई वार्निंग और दी है। वो नई वार्निंग क्या दी है? WHO ये कहता है, WHO ये वार्निंग देता है कि WHO अब कह रहा है कि ये जो महामारी है, इस महामारी का अभी विकराल रूप देखना बाकी है। इस महामारी का बड़ा रूप अभी सामने आना बाकी है। WHO के मिस्टर टुड्रोस की चेतावनी को देखकर ऐसा लगता है कि मिस्टर टुड्रोस इंतजार कर रहे हैं कि धड़ाधड़ किस प्रकार से करोड़ों लोग इससे संक्रमित हों, और करोड़ों लोगों के संक्रमित होने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो शक जाहिर करता है, वो अपनी स्टेटमेंट देता है। मैं WHO की स्टेटमेंट में एक बार आपको पहले ले जाना चाहता हूं। नवंबर में यह वायरस आया, पूरे नवंबर में चाइना ने नहीं बताया, दिसंबर में नहीं बताया। दिसंबर में चाइना के कुछ डॉक्टर ने, डॉक्टर ली वेनलियांग ने वहां पर आवाज उठाई, जो खुद एक डॉक्टर थी, एक मानवीय डॉक्टर थी। उसने आवाज उठाई कि यह वायरस बड़ा खतरनाक है, इस वायरस से बड़ा खतरा हो सकता है, इसके ऊपर तत्काल कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो चाइना की गवर्नमेंट ने उसको पहले तो धमकाया, फिर डराया, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसको घर से उसको गायब कर दिया गया, और गायब करने के बाद 10 दिन बाद पता लगता है, 2 लाइन की न्यूज जारी की जाती है कि डॉक्टर ली वेनलियांग को कोरोना हो गया था और कोरोना के कारण उनकी डेथ हो गई। केवल ये जारी किया जाता है। मैंने कल पूरी स्टोरी आपको बताई थी, लगभग 8 लोगों की ऐसी स्टोरी बताई थी, जो कपड़ा व्यापारी थे, जो वकील थे, जो टीवी के रिपोर्टर थे। उनका फॉल्ट केवल इतना था कि उन्होंने अपने फेसबुक, अपने चाइनीज फेसबुक के ऊपर, जो रेन चाइना में फेसबुक है, चाइना के अंदर जो ट्विटर का चाइनीज संस्करण है,
चाइना के अंदर जो यूट्यूब है, चाइना के अंदर जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ पोस्ट की। पोस्ट क्या की? वुहान की जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, उस लैब के बाहर का वीडियो बनाकर एक टीवी रिपोर्टर ने पोस्ट की। उस टीवी रिपोर्टर को उठाकर गायब कर दिया गया। एक अरबपति व्यापारी, उसने वुहान के हॉस्पिटल के बाहर जब उसने देखा कि लोगों के शव बॉडी बैग में पड़े हुए हैं, तो उसने उन शवों की फोटोग्राफ ली। उन शवों की फोटोग्राफ लेकर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों में शेयर की, कुछ मीडिया में शेयर की, तो उस व्यक्ति को भी उठाकर गायब कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक व्यक्ति ने, जिसके अंदर शायद कुछ दया धर्म के गुण थे, उसने यह आवाज उठाई कि शी जिनपिंग और चाइना गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं है मानवता के लिए। ये जो खेल खेला जा रहा है वो अच्छा नहीं है। तो खुद उस सीनियर वरिष्ठ अधिकारी को, जो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी था, जो रूलिंग पार्टी का अधिकारी था, जो चाइना की इकलौती पार्टी है उसका अधिकारी था, उसको भी गायब कर दिया गया। उसके इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया गया, उसको नजरबंदी के अंदर रखा गया है। और लोगों का यह मानना है जिसके साथ ऐसा किया जाता है वो कभी बाहर नहीं आ सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 20-20 साल से, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 सालों से नजरबंदी के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं। तो ये सारा खेल चाइना के अंदर चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। अब उसकी थोड़ी सी और मैं डिटेल में लेकर जाता हूं आपको। दिसंबर के बाद जनवरी पूरा बीतता है, फरवरी बीतता है, 11 फरवरी तक। जनवरी के लास्ट में 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन हो जाता है। वुहान से चाइना का नया साल 25 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो लूनर कैलेंडर के आधार पर होता है। चाइना से, वुहान से लगभग 60 से 70 लाख लोग पूरी दुनिया में लौटते हैं। नया साल मनाने के लिए जो आए वो वापस जाते हैं। और इसके साथ साथ चाइना के लोग जो नए साल की, उनको जो 23 दिन की छुट्टी मिलती है, कम से कम 3 वीक की छुट्टियां मिलती हैं चाइनीज लोगों को नया साल मनाने के लिए। जैसे अपने यहाँ गुजरात में एक ट्रेडिशन है, दिवाली आती है तो वो घूमने के लिए जाते हैं। बंगाल में एक ट्रेडिशन है कि दुर्गा पूजा आती है तो दुर्गा पूजा में आधा बंगाल के व्यक्ति, भाई बहन, अपने तीर्थ यात्रा के ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर वो साल में एक बार घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अपने यहाँ कावड़ का समय आता है तो हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कावड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। 10, 15, 20 दिन वो अपनी किसी न किसी यात्रा में बिताते हैं। तो नए साल के ऊपर चाइना के लोग अनिवार्य तौर पर घूमने के लिए जाते हैं। तो चाइना की गवर्नमेंट ने दिसंबर में, नवंबर में, सब पता है, जनवरी तक 25 जनवरी होने का इंतजार किया, लोगों को जाने दिया। जब पूरे लोग, संक्रमित लोग, इन्फेक्टेड लोग, कोरोना के कैरियर लोग जब पूरे दुनिया में फैल गए, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, यूके में, यूएसए में, ईरान में, इराक में, अफ्रीका में, सब जगह जब चले गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने, WHO ने थोड़ा सा एक्शन लिया। 28-29 जनवरी को वो शी जिनपिंग से मिलने के लिए गए। शी जिनपिंग से मिलने के लिए गए तो उनकी वही बात हुई कि शी जिनपिंग जो कहेंगे वो केवल उसके ऊपर मोहर लगाने का काम करेंगे। WHO में जब ऐसा कोई केस आता है तो WHO की एक दायित्व बनता है, WHO उस केस के पेशेंट जीरो की खोज करता है। ये पेशेंट जीरो क्या बला है? पेशेंट जीरो मतलब वो पेशेंट जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन सबसे पहले आया। तो उस पेशेंट जीरो की खोज के लिए WHO तत्काल कार्रवाई करता है। जैसे ही वायरस की पहली सूचना आती है तो अगली सूचना तक वो तत्काल अपने एक्सपर्ट को भेजता है, सैंपल को कलेक्ट करवाता है। पेशेंट जीरो है तो उसके सैंपल अपने सामने कनेक्ट करता है, जो सैंपल लिए गए हैं उन सैंपल को कलेक्ट करता है, जो रिपोर्ट बनी है उन रिपोर्ट को कलेक्ट करता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये वायरस कहां से मिला है, इस जैसा वायरस दुनिया में कहीं पहले तो नहीं आया, इस वायरस का ट्रीटमेंट, इस वायरस के ऊपर कहीं दुनिया की किसी वायरोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में कोई खोज तो नहीं हो रही है। ये सारी मैच करने के बाद दुनिया के अंदर जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक है उनके साथ मैच करता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई रिसर्च लैब है जो इस वायरस के ऊपर काम करके, इस वायरस के ऊपर शोध करके इसका कोई वैक्सीन बनाने के, इसको कोई कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। तो ये सारा एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जो अब तक जितने भी वायरस आए उसके अंदर WHO ये करता है। WHO, जब मैं 2002-3 की बात करूं, जब सार्स आया तो सार्स भी चाइना से पैदा हुआ था। तो उस समय भी WHO ने, जब चाइना ने 1 हफ्ते की देरी की उसकी रिपोर्टिंग देने में, चाइना ने WHO से डाटा शेयर करने में देरी की, तो उस समय WHO का जो डायरेक्टर जनरल था, जो महानिदेशक था, उसने तत्काल चाइना को फटकार लगाई थी और पूरी दुनिया में के सामने चाइना को डांटा था कि चाइना अपनी जानकारियां WHO के साथ और पूरी दुनिया के साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इस मामले में आप देखिए, इस बार के जो WHO हैं, मिस्टर टेड्रोस, जो इथियोपिया के नेता रहे हैं, और नेता कैसे रहे हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन है, जैसे मसूद अजहर है, जैसे लखवी है, जैसे
जाकिर नायक है, जैसे हाफिज सईद है, वैसे उस प्रकार के नेता हैं। उनका संगठन 1990 के दशक में यूएसए के आतंकवादी संगठनों, यूएसए की जो वर्ल्ड टेररिस्ट लिस्ट है, आतंकवादी संगठन है जो अमेरिका ने तैयार की थी और जिनके ऊपर बैन लगाया हुआ था, उस संगठन का तीसरे नंबर का पदाधिकारी मिस्टर टेड्रोस रहा है। और ये जो इथोपिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, ये जो अफ्रीका के देश हैं, यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहां पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वहां पर खेती करने वाले लोग भी नहीं है, बहुत समझदार लोग नहीं है। तो वहां पर हालात क्या है कि कहीं भी कोई भी तानाशाह पैदा हो जाता है। किसी भी देश में डेमोक्रेसी ज्यादातर नाम मात्र की है, किसी देश में यदि कोई तानाशाह पैदा हो जाए तो वो मनमर्जी से अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज को बेचता है। तो इथोपिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ। इथोपिया को लिटिल चाइना कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये चाइना का छोटा भाई है। इस इथोपिया के जो वर्ल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्टेड संगठन है, उसके तीसरे नंबर के पदाधिकारी मिस्टर टेड्रोस, वो चाइना को अपना बड़ा भाई मानते हैं, शी जिनपिंग के छोटे भाई हैं। शी जिनपिंग जो कहता है वो उसी को करते हैं। तो उन्होंने जब WHO को रिपोर्ट मिली 31 दिसंबर को, तो उसके बाद पूरे जनवरी को निकलने देते हैं और चिट्ठी लिखते हैं चाइना को कि हमें जांच करने के लिए आना है, जब आप कहें तब हम आ जाएं। चाइना 2 हफ्ते लगाता है उस चिट्ठी का उत्तर देने में। 31 मार्च को ही ताइवान भी चाइना को चिट्ठी लिखता है। ताइवान की चिट्ठी को WHO को चिट्ठी लिखता है तो WHO उसको फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। 2 हफ्ते बाद चाइना रिकमेंड करता है कि ठीक है, आप हमारे पास अपने एक्सपर्ट का दल भेज दो। फिर साथ साथ ये कहता है कि आप एक्सपर्ट किस किस को भेजने वाले हो, उसकी सूची हमें भिजवाओ। WHO उन डॉक्टर और एक्सपर्ट की सूची भिजवाता है और WHO के मिस्टर टेड्रोस सूची उन्हीं डॉक्टर की भिजवाते हैं जो चाइना माइंडेड हैं, जो कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, जिनका झुकाव चाइना के ओर है, जिनके हित चाइना से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, आप सपोज कीजिए, अगर आप में से, हम में से किसी भी व्यक्ति की कोई फैक्ट्री चाइना के अंदर चल रही हो, हमने चाइना की किसी फैक्ट्री के शेयर खरीदे हों, हमने चाइना में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा हो, हमने चाइना में प्रॉपर्टी खरीदी हो, हमने चाइना में कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हो, हमारा चाइना से कोई संपर्क हो, तो हमारा झुकाव चाइना की ओर होगा। तो वो एक्सपर्ट चुने गए जिसको चाइना ने रिकमेंड किया। वो एक्सपर्ट चीन में गए, जाकर उनका काम था हर चीज को वेरीफाई करना, हर चीज को क्रॉस चेक करना, बहुत गहराई से जांच करना। लेकिन वो वहां पर जाते हैं, वहां पर चाय पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं। शी जिनपिंग उनको बनी बनाई, चाइना उनको बनी बनाई रिपोर्ट दे देता है। वो WHO की मोहर निकालते हैं और मोहर लगाकर उसी रिपोर्ट पर जो चाइना बनाकर देता है, वो चाइना बनाकर क्या रिपोर्ट देता है कि ये वायरस फैला, थोड़ा सा जुकाम का, थोड़ा सा फ्लू का असर आया और इस वायरस के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया है। वुहान के अंदर बहुत अच्छा नियंत्रण किया है और इस वायरस से कोई खतरे की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, इस वायरस से कोई चिंता करने की बात नहीं है। WHO के अधिकारी उसी के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं। स्टैंप लगाने के बाद रिपोर्ट लेकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ जाते हैं और मीडिया के सामने चाइना की तारीफ करते हैं कि चाइना तो बहुत अच्छा देश है, चाइना देखो कैसे अच्छे से कंट्रोल किया, वुहान से बाहर इसने अपने वायरस को फैलने नहीं दिया, चाइना ने बहुत अच्छे कंट्रोल किया। तो चाइना ने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है, चाइना ने बहुत पारदर्शिता रखी है। तो ये ऐसे जुमलेबाजी करके WHO की रिपोर्ट पूरी हो जाती है। 11 फरवरी तक लाखों लोग पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, बहुत जगह से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। WHO से जब पूछा जाता है कि ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता है क्या, तो उस समय WHO के मिस्टर टेड्रोस कहते हैं कि नहीं, इससे कोई खतरा नहीं है, ना तो ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता, ना इसका कोई बड़ा खतरा है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी से आदमी के बीच में तो फैलता नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। होना क्या चाहिए, WHO का काम होना चाहिए कि वो तत्काल रोक लगाए। अब 11 फरवरी तक WHO किस काम में लगा हुआ है? WHO इस काम में लगा हुआ है कि इस वायरस को कहीं चाइनीज वायरस ना कहा जाए, इस वायरस को कहीं कोरोना वायरस ना कहा जाए, इस वायरस को कहीं कम्युनिस्ट वायरस नहीं कहा जाए। इस उधेड़बुन में WHO लगा हुआ है और इसी उधेड़बुन में WHO शी जिनपिंग के इशारे पर एक काम करता है। वो इस वायरस को नाम देता है नोबल कोविड कोरोना 19, मतलब ऐसा कोरोना ग्रुप का वायरस जो 2019 में पाया गया, लेकिन जिसका नाम अज्ञात है, जिसका हम अभी नामकरण नहीं कर पाए, तो इसको हम नोबल कोविड कोरोना 19 कहेंगे। यह करके उसका नामकरण कर दिया जाता है। अब से पहले जितने वायरस पाए गए हैं, 70 से 80% वायरस का नाम वो जहां पर पाए गए उसके नाम पर होता है। जैसे जीका नाम का वायरस आया था, जीका USA के अंदर फॉरेस्ट का नाम है, तो वहां के फॉरेस्ट के नाम पर जीका वायरस का नाम पड़ा। इबोला रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर नदी का नाम है, तो उसके ऊपर इबोला पड़ा।
एक बीमारी आई थी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो मिडल ईस्ट से आई थी, तो मिडल ईस्ट से आई तो उसका नाम लिख दिया गया कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऐसे ही एक बग निकला अपने यहां भारत से, एक ऐसा सुपर बग निकला, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में बात कही कि जिसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, तो उस बग को क्या नाम दिया? उसको सुपर बग नहीं किया, उसको ऐसा नहीं कहा कि कोई नोबल सुपर बग है जिसके बारे में नाम की कोई जानकारी नहीं, उसको क्या कहा गया? दिल्ली सुपर बग है, ताकि अपने भारत की मेडिकल, जो भारत के अंदर जो मेडिकल टूरिज्म आता है, देखिए भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले मान लीजिए एक व्यक्ति इलाज करवाने के लिए आया था, तो अब भारत के अंदर इलाज करवाने के लिए 20 व्यक्ति आते हैं। अब 20 रोगी बाहर से भारत के अंदर इलाज करवाने के लिए यूरोप से आएंगे तो भारत की इज्जत बढ़ती है, भारत की प्रेस्टीज बढ़ती है, और हर व्यक्ति जो आता है उसको सस्ता इलाज मिलता है, अच्छा इलाज मिलता है, और भारत के डॉक्टर्स को काम मिलता है, तो वो देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, और भारत में जो विदेशी मुद्रा आएगी उससे हमारे भारत को मजबूती बनेगी। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए, इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए यदि वहां से कोई वायरस निकलता है तो देश के ऊपर फर्क पड़ता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन चाइना इतना चतुर है, उसने WHO के मिस्टर टेड्रोस को कहा कि बाकी वायरस के नाम चाहे उनके देश के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन इस वायरस का नाम चाइना के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, वुहान के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। और WHO ने सेम वही कहा जो चाइना ने कहा, जो शी जिनपिंग ने कहा। यह करने के बाद इसका नाम नोबल कोविड कोरोना रखा जाता है। नोबल कोविड कोरोना रखने के बाद अब पूरा फरवरी बीत जाता है। फरवरी में फिलीपींस नाम का एक छोटा सा देश चाइना से आने वाली अपनी फ्लाइट को कैंसिल करता है। वो कहता है कि चाइना से हम फ्लाइट चलाएंगे तो हमारे यहाँ वायरस आ सकता है, हमारे देश को खतरा हो सकता है। तो चाइना का विदेश मंत्री उसको खुलेआम धमकी देता है कि यदि तुमने चाइना से फ्लाइट के ऊपर रोक लगाई तो तुम्हारे यहां से हम जो सामान खरीदते हैं वो खरीदना बंद कर देंगे और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये खुलेआम कहता है। इसके अलावा जब ट्रंप ने यह बात की कि मैं वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका के अंदर नहीं आने दूंगा, वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका के अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट आएगी तो उसके अंदर से इंफेक्शन आने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो चाइना उसके ऊपर तिल मिलाया। WHO ने भी कहा उस समय कि नहीं नहीं, इसके ऊपर तो रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी से आदमी के बीच में तो फैलता ही नहीं है। अब इसकी पूरी जानकारी चाइना को है, क्योंकि नवंबर में उसके पास वायरस आ चुका है, और यह जानकारी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को, अमेरिका की मिलिट्री विंग को भी है। अमेरिका की मिलिट्री विंग, अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के पास नवंबर में व्हाइट हाउस में ट्रंप के पास उनकी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस की ओर से एक नोट आता है कि चाइना के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, वुहान से, चाइना से ऐसा कोई वायरस निकल सकता है जो आने वाले समय में भयंकर तबाही मचा सकता है और जिसके कारण अमेरिका को भी दिक्कत हो सकती है। ये इनपुट अमेरिका को, व्हाइट हाउस को नवंबर में मिल जाता है। लेकिन ट्रंप, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, जनवरी में वो दिसंबर में रैलियां कर रहे हैं, फरवरी में वो लगे हुए हैं अपना कैंपेन करने के लिए, जनवरी में लगे हुए हैं, तो वो अपने कैंपेन में व्यस्त हैं, तो वो उतना फोकस नहीं कर पाते उस रिपोर्ट के ऊपर। और नतीजा क्या होता है, आज आप देखते हैं कि अमेरिका जैसा देश जिसकी स्वास्थ्य सेवाएं, जिसकी व्यवस्थाएं वर्ल्ड में पहले नंबर पर हैं, उनके यहाँ नर्स को पहनने के लिए मास्क नहीं है, PPE किट नहीं है, दस्ताने नहीं है, उनके यहाँ डॉक्टर्स के पास इक्विपमेंट नहीं है, वेंटिलेटर उनके कम पड़ गए हैं, उनके पास मोर्चरी नहीं है, ताबूत नहीं है जहां पर वो लाशों को रख सकें, उनके यहाँ बैग नहीं है जिनके अंदर वो लाशों को डाल सकें, उनके यहाँ कब्रिस्तान के अंदर जगह कम पड़ गई कि जहां पर वो लाशों को दफना सकें। तो क्या कर रहे हैं, एक द्वीप के ऊपर जाते हैं, JCB से खुदाई करते हैं और कई कई लाशों को बिना ताबूत के ही उसके अंदर डालना पड़ता है। मोर्चरी के अंदर, उनके हॉस्पिटल के अंदर, उनके जो फ्रीजर रूम है उनके अंदर जगह नहीं है। नतीजा वो क्या करते हैं, अपने यहाँ बर्फ के ट्रक को लगाया हुआ है, उन बर्फ के ट्रकों के अंदर लाशों को रख रहे हैं। ऐसी स्थिति अमेरिका की हो गई है। तो चाइना ये सारी योजना बनाता है, WHO उसका साथ देता है, फरवरी में कुछ नहीं करता, और जनवरी से लेकर फरवरी के लास्ट तक जितने WHO के बयान आए, जितने WHO की प्रेस रिलीज आई, जितनी WHO की स्टेटमेंट आई, सब में उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई बात नहीं की। उन्होंने सब में केवल एक ही बात की कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, चीन ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, चीन के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत है, चीन ने बहुत इफेक्टिव काम किया। तो अब ये WHO का टेड्रोस और
चाइना के अंदर कनेक्शन क्या है? 2017 में डब्ल्यूएचओ के इलेक्शन हुए थे। उन इलेक्शन में जो डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक चुना जाता है, वो डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक अलग अलग देशों की वोटिंग के आधार पर चुना जाता है। तो 2017 में जो इलेक्शन हुए उसमें डब्ल्यूएचओ की वोटिंग में चीन ने मिस्टर टेड्रोस को महानिदेशक के पद पर बनाने के लिए उसके इलेक्शन में पूरा सहयोग किया था। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं और आपके गांव में कोई एक दबंग व्यक्ति है, एक मोहल्ला दबंग है, उसकी मोनोपोली है, तो वो जो अपनी वोट डालेगा, मान लीजिए 60% वोट उसने डलवाई और उसने जो सरपंच बनवाया, तो सरपंच अपने दिमाग से काम करने वाला नहीं है। सरपंच तो केवल स्टैंप का काम करेगा, बाकी स्टैंप लगाने का काम तो वही करेगा जो उसको सरपंच बनाने का काम कर रहा है। तो यही डब्ल्यूएचओ के अंदर हुआ। मिस्टर टेड्रोस तो केवल स्टैंप का काम कर रहा है, उनको जो पहले पीछे से बताया जाता है वैसी स्टेटमेंट वो जारी कर देते हैं। ये मैंने थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताई। अब आगे चलते हैं, नया क्या हुआ है, नई चीजें क्या आई हैं। आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना हो तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, परसों का वीडियो देख सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप जो सारी नई चीजें आ रही हैं, उन सारी चीजों का समावेश किया गया है, सारी रिपोर्ट्स का समावेश किया गया है। और चाइना ने जो जो षड्यंत्र किया है, चाइना भारत को कैसे घेर रहा है, चाइना भारत को डिजिटल रूप में कैसे घेर रहा है, उन सारी बातों की चर्चा भी उस वीडियो में बहुत डिटेल में की गई है। आज मैं दोबारा से डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो डब्ल्यूएचओ आज क्या कहता है, और डब्ल्यूएचओ ने, बस एक बात और बता दूं आपको, डब्ल्यूएचओ ने इसको महामारी घोषित किया तो कितने दिन बाद किया? 72 दिन बाद। पहला केस रिपोर्ट होता है 31 दिसंबर को, बीमारी आती है नवंबर में। आप नवंबर को छोड़ दीजिए, आप पूरे दिसंबर को छोड़ दीजिए। आप डब्ल्यूएचओ के पास जो पहली चिट्ठी चीन और ताइवान की आती है, उस चिट्ठी के आने के बाद भी, सारी चीज़ों की जानकारी होते हुए भी कि ये वायरस है, ये खतरनाक वायरस है, ये ऐसे फैलता है, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी डब्ल्यूएचओ ने इसको घोषित किया 12 मार्च को, सीधा 72 दिन बाद। क्योंकि डब्ल्यूएचओ शायद इंतजार कर रहा था कि कैसे भी करके ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाना है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का टेड्रोस सरपंच उस व्यक्ति से कहने से बना है जिस व्यक्ति ने उसको सबसे अधिक वोट डलवाए हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताई। परसों ट्रंप ने धमकाया है डब्ल्यूएचओ के बारे में। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कम्युनिस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएसए जो डब्ल्यूएचओ के खर्चे में 100 रुपये खर्च होते हैं तो 15 रुपये खर्च करने का काम करता है। अब यूएसए ने यह कह दिया है कि मैं डब्ल्यूएचओ को 1 रुपया देने वाला हूं नहीं। अब डब्ल्यूएचओ शक जाहिर करता है कि ये एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर बहुत भयंकर फैल सकता है, और एशिया की, अफ्रीका की स्वास्थ्य सुविधाएं यूरोप के मुकाबले काफी कम है, तो यहां पर स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने कंट्रोल कुछ नहीं किया, डब्ल्यूएचओ ने उल्टा फैलाने में पूरा योगदान दिया। फ्लाइट कोई देश रोकना चाहता है तो वो मना करता है। कहीं से रिपोर्ट आती है कि आदमी से आदमी के बीच में फैलता है तो डब्ल्यूएचओ कहता नहीं फैलता। जब पूरा फैल जाता है और जब बच्चे बच्चे को पता लगता है, डब्ल्यूएचओ आप समझिए कि एमबीबीएस, एमडी, डीएम डॉक्टर, रिसर्च का साइंटिस्ट, और ऐसे झोलाछाप देश, छोटे छोटे देश जिनको पता लग जाता है कि ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता है, उनको पता लगने के बाद भी, मतलब गांव का एक झोलाछाप डॉक्टर जो चीज जानता है, उस चीज को यदि कोई एमबीबीएस, एमडी, डीएम एक्सपर्ट डॉक्टर ना समझे तो क्या स्थिति आप मानेंगे? वैसी स्थिति डब्ल्यूएचओ की इस केस में हुआ। तो डब्ल्यूटीओ ने स्वीकार नहीं किया कि आदमी के आदमी के बीच में संक्रमण होता है। बात को कैसे घुमाया कि वैसे ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण पहले तो मना किया, जब सब जगह से रिपोर्ट आने लगी तो बात को क्या घुमाया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण तो होता है, लेकिन जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, जैसे घर के अंदर पति पत्नी के अंदर, बच्चों का पति से होता है, दूध पीते बच्चे का मां से होता है, ऐसे क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है। अब जब सारी जगह से ये रिपोर्ट आ गई और जब पता लगा कि ये खूब फैलता है, वायरल होता है, कम्युनिटी डिजीज बनती है, तो डब्ल्यूएचओ ने क्या गेम किया? उसने कहा कि हाँ ठीक 3 फीट तक ये फैलता है। अब जब उसने डब्ल्यूएचओ ने यह स्वीकार किया कि ये 3 फीट तक फैलता है, तब तक रिपोर्ट आ जाती है कि इस वायरस की माइक्रो ड्रॉपलेट, ऐसी पानी की बूंदें इनके संक्रमण की, इनके वायरस की, जिनका साइज बाल से भी 100 गुना ज्यादा बारीक है। ऐसी छोटी छोटी बूंदें हवा में अणु के रूप में, परमाणु के रूप में तैरती रहती हैं और 27 फीट दूर तक वो तैरते तैरते ट्रेवल कर सकती हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति छींकता है तो छींकते हुए उसकी छींक की स्पीड 100-150 किलोमीटर पर आवर होती है।
तो 1 सेकंड के लिए भी उसने छींका तो उस 1 सेकंड में हमारी छींक के वायरस कई फीट तक चले जाते हैं। तो कहा कम से कम 27 फीट तक ये मार करते हैं। अब 27 फीट की रिपोर्ट आने के बाद WHO ने 3 फीट की बात स्वीकार की। अब WHO ने चाइना के अंदर चाइना को इसका आरोपी नहीं बनाया, उसके नाम पर वायरस का नाम नहीं रखा। एक गेम और खेला चाइना WHO ने। वो क्या खेला कि चाइना के केसेस, जो चाइना के अंदर 80,000 के लगभग केस आए और चाइना के अंदर पहले कहा गया कि 2,500 लोग मारे गए, फिर चाइना ने स्टेटमेंट चेंज की कि नहीं हमारे यहाँ तो 4,000 लोग मारे गए थे, ये थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक हो गई थी, लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। तो ऐसे लेम एक्सक्यूज देने का काम चाइना कर रहा है। तो ये होने के बाद WHO ने चाइना के बारे में क्या कहा कि ये जो कोरोना वायरस है, हमारे मुंह से चाइनीज और वुहान वायरस निकलता है। अब फेसबुक कितना बदमाश, आप देखिए। आप फेसबुक में परसों मैंने देखा जब लाइव किया और उसके बाद जब कुछ लोगों ने लिखा कि इसको चाइनीज वायरस है, तो अंग्रेजी में चाइनीज वायरस लिखा, तो फेसबुक ने उन कमेंट्स को हाइड कर दिया। अब जब मैं कमेंट्स रीड कर रहा था तो मैंने देखा कुछ कमेंट्स हाइड हैं। तो कमेंट्स हाइड उसी के होते हैं जिसको हम ब्लॉक करते हैं या रिपोर्ट करते हैं। मैंने किसी को ब्लॉक या रिपोर्ट नहीं किया था, तो उनको जब अनहाइड करके देखा तो देखा कि उनके अंदर चाइनीज वायरस लिखा हुआ था। तो फेसबुक ने वो कमेंट्स हाइड कर दिए। और फेसबुक का CEO मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक को अलाउड नहीं है चाइना के अंदर फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मार्क जुकरबर्ग चाइना की लैंग्वेज, मैंडलीफ शायद उसका नाम है, उस लैंग्वेज को सीख रहा है ताकि चाइना जो 140 करोड़ का बाजार है उसमें वो चाइना की गवर्नमेंट के इशारों पर काम करके चाइना के लिए काम कर सके। तो हम फेसबुक का प्रयोग तो कर रहे हैं जब तक अपनी स्वदेशी ऐप नहीं आ जाती, लेकिन फेसबुक का प्रयोग भी हम फेसबुक की पोल खोलने के लिए, चाइना की पोल खोलने के लिए, गूगल की पोल खोलने के लिए, टिकटॉक की पोल खोलने के लिए, अपने देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनकी पोल खोलने के लिए पढ़ेंगे। और ये फेसबुक इतना बदमाश है, कई बार आप और हम सोचते हैं कि हम तो कोई परचेजिंग नहीं करते, हमारा अकाउंट बना हुआ, तो हमसे फेसबुक क्या ले लेगा। हमसे फेसबुक जो डाटा लेता है। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज आई है, देखिए पुराने जमाने में आप लगभग 100 साल पहले चले जाइए, 1910-20 में जब पहले इंटरनल कंबशन इंजन बना, गाड़ी बनी, तो गाड़ियां आई, तो 1920 के दशक के बाद गाड़ियों की मास प्रोडक्शन शुरू हुई, फोर्ड ने और दूसरे लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई। उसके बाद से दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या थी? तेल सबसे कीमती चीज थी, ऑयल सबसे कीमती चीज थी, जिसके बल के ऊपर पूरा अरब अमीर बना। अमेरिका ने अपने तेल के भंडार रिजर्व रखे, रूस ने रिजर्व रखे, यूरोप से तेल मंगवाया। यूरोप के अंदर रेगिस्तान के अंदर महल खड़ा हो गया। रेगिस्तान के अंदर आप ये मानिए कि जंगल के अंदर मंगल हुआ। और ये होने के बाद रेगिस्तान का वैभव कहां से आया? तेल से आया। तो ये कहा जाता है कि नए जमाने का ऑयल डाटा, हम सब का जो डाटा है ना, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, हमारी परचेजिंग पावर क्या है, हमारी जन्मदिन कब आता है, हमारी एनिवर्सरी कब आती है, हम सोचते क्या है, हमारी शौक क्या है, हमारी हॉबीज क्या है, हम क्या खरीदना चाहते हैं, हमारे पास बच्चे कितने हैं, बच्चे को टीकाकरण कब होगा, हमें बीमारी कौन सी है। तो हम फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते, फेसबुक हमारा इस्तेमाल करती है एक उत्पाद के रूप में। हमें बेचा जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो हर एक अकाउंट से, अगर मैं एवरेज बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो एक अकाउंट से फेसबुक 10,000 रुपए एक साल का कमाती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने पैसे कमाती है। वो विषय मैंने टिकटॉक के वाला एक विषय एक दिन लिया था, तो उस दिन इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आप 4-5 दिन पहले मेरी टाइमलाइन पर देखेंगे तो आपको टिकटॉक के विषय में, चाइनीज कंपनियों के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फेसबुक डाटा कलेक्शन करती है, डाटा को नया ऑयल कहा जाता है। और आज की दुनिया में ऑयल की कीमत, अभी कल ऑयल की कीमत माइनस में गई। पर बैरल ऑयल की कीमत जो 10, 12, 15 डॉलर होती थी, वो ऑयल की कीमत आज पानी की बोतल से नीचे चली गई, कोक की बोतल से नीचे चली गई, नेटफ्लिक्स का जो रिचार्ज होता है उससे कम चली गई। उस ऑयल के, कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के बैरल के दाम माइनस में चले गए। अब ये माइनस में जाम दाना, ये मेरे समझ नहीं आया। तो जब पता किया तो ये पता लगा कि जिन लोगों ने कमिटमेंट की हुई थी कि हम 1 लाख बैरल आपसे तेल, मान लीजिए कि आज 20 दिसंबर को उठाने वाले हैं और 20 दिसंबर को मेरे पास कोई खरीदार नहीं है, मैंने उससे उठाने का वादा तो कर लिया, लेकिन मैं उसको उठाकर उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं पर रोक नहीं सकता। तो मैंने उसको कहा कि मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करता हूं और आपको ऑर्डर कैंसिल करने की एवज में आपको मैं माइनस में, आपको मैं हर बैरल के ऊपर $1.5, $2, $3, $5 दूंगा। मतलब ना खरीदने के पैसे देने पड़ेंगे, उसकी कोई कीमत नहीं है। जीरो बैरल पर
$0 पर बैरल के ऊपर आ गया, उससे भी माइनस में चला गया। तो ये इतिहास बन रहा है कि तेल की कीमत खत्म हो रही है, लेकिन डाटा की कीमत आज भी है। तो चाइना ने डाटा के ऊपर पूरा कंट्रोल किया है और WHO के माध्यम से जो षड्यंत्र चाइना ने रचा है, अब मैं इसके डाटा के विषय में डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए फिर कभी हम एक और वीडियो कर लेंगे। बस 2-3 फिगर मैं आपको बता देता हूं जो आज ही हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने निकाली है। हमारे भाई जयप्रकाश जी हैं और हमारी कुछ टीम है जो इस काम में मेरा सहयोग करती है, तो उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा जो इस काम में हमारे सहयोग में सोशल मीडिया में भाई कुलदीप जी से लेकर राहुल जी से लेकर हमारी सोशल मीडिया की पूरी टीम ये सब करती है। तो इस सारी टीम ने आज कुछ डाटा हमें निकाल कर दिए हैं, तो वो डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमें उत्पाद चीन ने बना दिया है। और ये जो टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि टिकटॉक तो कोई ऐड भी नहीं देती, तो टिकटॉक कहाँ से कमाती है? टिकटॉक तो भारत में चैरिटी कर रही है, टिकटॉक तो ज्ञान बांट रही है। देखिए टिकटॉक, ब्यूटी प्लस कैमरा, DU रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, बैटरी सेवर, ये सब हमारे देश को लूट रहे हैं। हमारे देश में हम सब की ट्रैकिंग करके हम सब का डाटा ले जा रहे हैं। तो आज मैं अगर बात करूं तो इस टिकटॉक की वैल्यू, जो चाइना की एक कंपनी है और खेल खेल में 2 निठल्ले लोगों ने बनाई थी, उस टिकटॉक की वैल्यू आज 56,000 करोड़ रुपए की है। कितनी है एक बार बोलिए? 56,000 करोड़ रुपए की। मतलब क्या है कि पतंजलि जैसी एक कंपनी यदि देश में लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है, तो पतंजलि जैसी 5 कंपनियां इसके अंदर बन सकती हैं। इतनी ताकतवर केवल टिकटॉक है। हमें अपनी स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाना है। लाइकी नाम की, बीगो लाइव नाम की एक ऐप है जिसका यूट्यूब के ऊपर खूब विज्ञापन आता है, खूब विज्ञापन आता है। और विज्ञापन कितना होता है, इतना भद्दा विज्ञापन होता है, उसको आप परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते। उसमें कोई ना कोई महिला ईयर प्लग लगाकर बहुत भद्दे तरीके से भद्दे कपड़ों में बात करते हुए दिखाई देगी, ताकि भारत के 60 करोड़ युवाओं के मन में जो मस्तिष्क ऐसे जो पाणिनि बन सकते हैं, पतंजलि बन सकते हैं, चरक बन सकते हैं, सुश्रुत बन सकते हैं, उन मस्तिष्कों के अंदर गंदगी डाल दो। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है और भारत के यूथ को टारगेट करते हुए भारत का युवा जो सर्च करता है, उन सारे सर्च के ऊपर वो उन एप्स के लिंक देते हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं और उकसाने के बाद वो युवा को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। वो युवा कुछ देश के निर्माण की, कुछ अपने कल्याण की, कुछ नौकरी की, पुरुषार्थ की नहीं सोच पाता। वो केवल टिकटॉक चलाता रहता है, लाइकी चलाता रहता है। तो लाइकी नाम की, बीगो लाइकी नाम की एक ऐप है जो चाइना की बनी हुई है, उसका टर्नओवर 2100 करोड़ रुपए की कंपनी है वो। इसी तरह शेयर इट कंपनी है, वो भी हजारों करोड़ की है। यूसी ब्राउजर, वीमेट 4000 करोड़ की कंपनी है। इतना हमसे लूट रहे हैं। पबजी, और ये जो पबजी है इसके 6000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। अभी तो एक भारत का एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, वो पबजी की इवेंट कर रहा है। हमारे देश के लोग पबजी करते करते पागल हो जाते हैं, नशे में नशेड़ी हो जाते हैं, उनको गेम का नशा छा जाता है और वो पबजी के अलावा कुछ और सोच नहीं पाते। तो ऐसा पबजी 6000 करोड़ रुपए कमाता है। एक्स जेंडर, वीमेट, ब्यूटी प्लस, केवल ये जो हमारे युवा और हमारी बहनें केवल सेल्फी लेती हैं और उस सेल्फी की स्किन की टोन को चेंज करने के लिए, तरह तरह के मुंह बनाने के लिए, फेसबुक में अपलोड करने के लिए जो फोटो लेते हैं, उसके लिए जो डाउनलोड करती हैं, जो ब्यूटी प्लस कैमरा डाउनलोड करते हैं, उससे हमारी जासूसी तो चीन करता ही करता है। जासूसी करने के साथ साथ 3050 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए वो की कंपनी वो बनी हुई है, 3000 करोड़ रुपए की लूट करती है। हम अगर बात करें इसके अलावा क्लब फैक्ट्री, ऐप लॉक, एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगाने के लिए आप ऐप लॉक डाउनलोड करते हैं ना, ये भी चाइनीज एप्लीकेशन है। यू डिक्शनरी में आप अंग्रेजी से हिंदी का वर्ड मीनिंग देखते हैं, तो वो जो डिक्शनरी आप डाउनलोड करते हैं, उस डिक्शनरी के नाम से भी हजारों करोड़ रुपए चाइना कमाने का काम कर रहा है। क्लैश ऑफ किंग एक गेम है, इस गेम के माध्यम से हजारों करोड़ कमा रहा है। कैम स्कैनर के माध्यम से हजारों करोड़ कमा रहा है। कैसल क्लैश नाम का एक और गेम है, वो 4200 करोड़ का बना हुआ है। लास्ट एम्पायर के नाम से एक और गेम है, वो 200 करोड़ का बन चुका है, अभी नया गेम है। मोबाइल लीजेंड के नाम से और एक कंपनी है जो एप्लीकेशन और गेम बनाने के काम करती है, वो भी सैकड़ों करोड़ की बन सकती है, तो बनी हुई है। तो ऐसे हजारों करोड़ रुपए अपने देश से लूट रहे हैं, देश का सारा डाटा लूट रहे हैं, देश की एक एक जानकारी लूट रहे हैं। जितने ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए ना, Xiaomi का कैमरा आता है 1500 रुपए में वायरलेस, उसका सर्वर चाइना के अंदर है। कैमरा हमने यहां लगाया है, हम सोचते हैं कि वो हमारी सिक्योरिटी करेगा, वो हमारी सिक्योरिटी नहीं करता, हमारी सारी सूचनाएं चाइना को भेजने का काम करता है। जूम नाम की एक ऐप आई थी, आप सबने देखा होगा। उस जूम नाम की ऐप से उस एप्लीकेशन का सारा डाटा चाइना के सर्वर में सेव होता था, चाइना उसका प्रयोग करता था और उस डाटा को
₹50 ₹100 के हिसाब से एक एक मीटिंग का डाटा इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध था। 1500 मीटिंग का डाटा तो जो गुप्त मीटिंगें होती थी, उन सीक्रेट मीटिंग का, जिन्होंने बिजनेस मीटिंग की है, पर्सनल मीटिंग की है, उन मीटिंग का डाटा इंटरनेट के ऊपर वायरल हो गया। तो ये ज्यादा बड़ा खतरा अपने देश के सामने है। तो चाइना केवल बाहर से भारत को नहीं घेर रहा, भारत को डिजिटल रूप से भी गुलाम बनाने का काम कर रहा है। गूगल प्ले स्टोर में जो भारत में डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन थी, उसमें 2017 में 20 ऐसी एप्लीकेशन थी जो 100 टॉप मोस्ट 100 एप्लीकेशन के अंदर थी, और 2018-19 आते आते 40 से अधिक ऐसी एप्लीकेशन थी जो चाइनीज एप्लीकेशन थी, जो मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन थी। तो WHO अब चाइना के इशारे के ऊपर काम कर रहा है। और चाइना आज के देश में देखिए बहुत ताकतवर है। कितना ताकतवर है? पूरी दुनिया के जो 5 सबसे बड़े बैंक हैं, उसमें से 4 चाइना के हैं। चाइना का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, COC, उस बैंक के पास इतनी संपत्ति है कि पूरी दुनिया का वो सबसे अमीर व्यक्ति है। पूरी दुनिया में जो 10 बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, उसमें से 5 चाइना की हैं। पूरी दुनिया की फॉर्च्यून 500 में जितनी कंपनियां हैं, उसमें 116 से अधिक कंपनियां केवल चाइना की हैं। बाकी 200 देशों में उतनी कंपनियां हैं उसके बराबर। आप देखिए 116 कंपनियां केवल चाइना की। तो इतना ताकतवर चाइना है। तो चाइना हर चारों ओर से भारत को घेर रहा है। अब आगे बात करते हैं भारत के अंदर स्थिति क्या है। भारत के अंदर रोज 1000 से लेकर 1500 नए केस आ रहे हैं, और उन केसों में एक हमारे विशेष समुदाय की बहुत बड़ी इनायत है, बहुत बड़ी कृपा है, जो इस केस को इसको फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और हमारे देश में केरल जैसे कुछ राज्यों ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस को साइड में करते हुए। अपने देश में कुछ ऐसे राज्य हैं, राजस्थान जैसे, केरल जैसे, जहां की सरकार ये मानती है कि हमें तो पाकिस्तान से समर्थन जरूर चाहिए, भारत का समर्थन मिले या ना मिले, राष्ट्रवादी लोगों का समर्थन मिले या ना मिले, भारत माता हमारे ऊपर आशीर्वाद दे या ना दे, हमें तो चाइनीज माता का आशीर्वाद चाहिए, हमें तो पाकिस्तानी माता का आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसे राज्यों में ये लिखने के ऊपर बैन लगा दिया कि ये कोरोना पॉजिटिव केस जमात से आए हैं। उनके बारे में ये लिखा गया कि ये सिंगल सोर्स से आए हैं। तो WHO ने एक काम और क्या किया? WHO ने एक काम और ये किया कि चाइना में जहां से ये वायरस फैला, उस चाइना के बारे में ये कहा कि यहां पर तो केवल क्लस्टर ऑफ केसेस हैं, मतलब कुछ छुटपुट मामले सामने आए हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में कहें तो, कि चाइना के अंदर ये कोरोना वायरस के, मेरे मुंह से चाइनीज वायरस निकलता है, वुहान वायरस निकलता है, और ऐसा ही निकलना चाहिए, हमें तो यही कहना है। तो इस चाइनीज वायरस के, WHO नहीं कहता चाइनीज, तो WHO कहता कि इस कोरोना वायरस के जो केस आए हैं चाइना में, वो क्लस्टर ऑफ केसेज है, मतलब छिटपुट मामले आए हैं। मतलब बहुत बड़ी आबादी में कोई 2-4 मामले आ गए, जैसे 100 में से कोई 1000 में से कोई 2-4 मामले आए। तो चाइना को तो क्लीन चिट दी, ना उसका नाम रखा, ना उसको एक्सपोज किया, ना उसका पेशेंट जीरो ढूंढा। चाइना ने अपने यहाँ के सारे सैंपल नष्ट कर दिए, उसकी कोई जानकारी नहीं की। पेशेंट जीरो को मरने दिया, गायब हो गया, उसकी कोई जानकारी नहीं दी। कहाँ से फैला उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। चाइना ने जो रिकॉर्ड जलाए, सैंपल के जो रिकॉर्ड जलाए, उसकी कोई जानकारी नहीं दी। उस वायरस का कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनोम स्ट्रक्चर, आप जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात छोड़ दीजिए। जब WHO ये कहता है कि आदमी से आदमी के बीच में फैलता नहीं है, तो इससे ज्यादा बड़ी कोई झोला छाप डॉक्टर जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। ये सब करने के बाद भी चाइना के इशारे पर WHO ने, चाइना ने अभी 3 दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया अपने देश में। यह कहा कि इस कोरोना वायरस के ऊपर कोई भी रिसर्च होगी, कुछ भी पब्लिकेशन होगा, कुछ भी लिखा जाएगा, तो उसको पहले चाइना की हायर अथॉरिटी चेक करेगी, और वो अथॉरिटी यदि उसको अप्रूव कर देती है तो उसके बाद ही वो पूरी दुनिया में वो कहीं चाइना के अंदर जारी किया जा सकता है। चाइना की मर्जी के बगैर चाइना से बाहर कोई चीज आ नहीं सकती। हेरफेर की, मृतकों की संख्या में हेरफेर की, इन्फेक्शन की संख्या में हेरफेर की। चाइनीज वायरस इतना समझदार निकला कि वो चाइना से 194 देशों में ट्रेवल करता है, वीजा देखकर, पासपोर्ट देखकर, फ्लाइट से ट्रेवल करता है। लेकिन वो इतना समझदार है कि वो वुहान से बीजिंग नहीं जाता, वुहान से शंघाई नहीं जाता, वुहान से चाइना के अलग से जो दूसरे 34 प्रांत है उसके अंदर नहीं जाता। अपने देश में स्थिति क्या है? केरल जैसी एक स्थिति है कि केरल के अंदर केंद्र सरकार के गाइडलाइन को दाएं बाएं रखते हुए केरल में मार्केट को खोल दिया गया। एक गाड़ी में कई लोग बैठकर जा सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, ये सारे काम कर दिए गए। तो केंद्र सरकार ने कल केरल को डांटा है कि नियम टाइट करें, नहीं तो ये वायरस फैल गया तो कंट्रोल में आना मुश्किल है। जैसे कुछ लोग, हमें लगता है, किसी भी राज्य सरकार में ऐसा काम करना चाहते हैं जो WHO चाहता है, जो चाइना चाहता है कि किसी भी तरीके से ये वायरस पूरी दुनिया में फैले, इस वायरस को
कंट्रोल करने के लिए मैं मास्क बेचूं, मैं पीपीई बेचूं, मैं वेंटिलेटर बेचूं, मैं ग्लव्स बेचूं, मैं किट बेचूं, मैं टेस्टिंग किट बेचूं, और ये सब होने के बाद जब पूरी दुनिया की फैक्ट्री बंद हो जाए तो मैं पूरी दुनिया को माल सप्लाई करूं, पूरी दुनिया की शेयर मार्केट गिर जाए तो पूरी दुनिया की कंपनियों को खरीद लूं, और पूरी दुनिया जब आधी अधमरी हो जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर मैं कब्जा करके वर्ल्ड पावर बन जाऊं। ये सीधे सीधे शब्दों में चाइना की योजना है। अब भारत में और क्या हो रहा है, भारत में कुछ लोग चाइना के इशारे पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, और ये देखिए जो कम्युनिस्ट मानसिकता है, कम्युनिस्ट लोबी हैं, इनके लिए देश धर्म संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। कम्युनिस्ट शब्दकोश में ये तीनों शब्द हैं नहीं, ना धर्म है, ना देश है, ना संस्कृति है, ना परंपराएं हैं, ना मान्यताएं हैं, ये कुछ नहीं मानते। तो यहां पर एक और हुआ, अपने यहां कुछ ऐसा एक शांतिप्रिय समुदाय है, उसमें एक कोरोना संक्रमित जिसके ऊपर रासुका लगी हुई थी, वो मदनपुर पोस्ट से जबलपुर में मध्य प्रदेश में पुलिस वाले के ऊपर हमला करके भाग गए, जो कोरोना से पॉजिटिव थे, हमला करके भाग गया। उस आरोपी का नाम था जावेद। डीजीपी लेवल के ऊपर, मध्य प्रदेश के डीजीपी को उसके ऊपर इनाम रखना पड़ा। पुलिस की जो शक्ति व्यवस्था बनाने में होनी चाहिए वो शक्ति किसको लगती है, उस एक आरोपी को पकड़ने में लगती है। और एक अच्छी खबर क्या है, मेरे पास अभी अच्छी खबर आई राजस्थान से, एक राजस्थान के किसी एक गांव में कुछ मजदूरों को, जो गुजरात से आने वाले मजदूरों को क्वारंटाइन करके वहां पर रखा गया था 15-20 दिन तक, 1 महीने तक, और वहां पर उनके रखने की व्यवस्था गांव के विद्यालय में की गई थी। गांव के लोगों ने, जो भारत के गांव के लोग करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनको खाना खिलाया। वो जब अपने गांव में जाने वाले थे, उत्तर प्रदेश और बिहार में, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, आप सुनिए इसको, वो जब गांव में जाने लगे तो जब उनको छोड़ा जाने लगा, उनका क्वारंटाइन पीरियड जब पूरा हो गया और उनको गांव जाने की अनुमति मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके गांव में रहे हैं, हमने आपके विद्यालय में आप सोए हैं, आपके यहाँ का अन्न खाया है, तो हम कुछ यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं। हम मजदूर हैं, हम कोई और सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें अनुमति दें तो हम इस विद्यालय में, जिसकी 18 सालों से रंगाई और पुताई नहीं हुई है, तो हम इसके ऊपर चूना पोत कर इसकी पुताई करके जाएंगे। एक मानसिकता ये है। इस मानसिकता में हम कुछ नहीं दे सकते। जो मजदूर गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो उस गांव के अंदर भी जहां पर 10 दिन कहीं पर सोया है, तो वहां पर भी कुछ देकर जाना चाहता है। एक मानसिकता वो है। मौलाना साद, जो जमात का प्रमुख है, वो लोगों को इकट्ठा करता है, चाइना से लोगों को बुलाता है, मलेशिया से, मॉरिशस से लोगों को बुलाता है, उनको इकट्ठा करता है, उनको पूरे देश में भेजता है, जमात करता है, पुलिस को सहयोग नहीं करता, विदेशों से, अरब देशों से फंडिंग लेता है, फंडिंग लेकर देश तोड़ने का काम करता है, सरेंडर नहीं करता, लोगों को कोऑपरेट करने के लिए नहीं कहता, और खुद ने आलीशान महल और मकान बनाए हुए हैं। तो एक मानसिकता वो है, जिनके पास धन संपत्ति खूब है, जिनके पास आलीशान मकान है, वो देश तोड़ने का काम करते हैं। एक मानसिकता उस मजदूर की है, जिसके अंदर भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का खून है, जिसके अंदर रामायण की, गीता की, वेद दर्शन उपनिषद की मान्यता है कि जहां मैंने अन्न खाया है, जहां का जल लिया है, वहां पर मैं जाते जाते भी कुछ करके जाऊंगा। तो मेहनत करके वो मजदूर उस विद्यालय को, उस गांव को चमका कर वहां से निकलते हैं। तो हमें अपने देश में, अपने भारत में ऐसी मानसिकता के व्यक्ति पैदा करने हैं, ऐसी मानसिकता के व्यक्ति बनाने हैं, ऐसा भारत हमें बनाना है। ऐसे जावेद जैसे व्यक्ति जो पुलिस वाले के ऊपर हमला करके चले जाएं, कोरोना पॉजिटिव होकर, थूक कर, चाट कर, नोटों को चाट कर, हैंडल को चाट कर, लोगों को थूकी हुई सब्जी खिलाकर, दूध में थूक कर, खाने में थूक कर, ब्रेड में थूक कर, खाने में मल मिलाकर जो लोगों को बीमार करने का काम करें, ऐसे लोगों की किसी भी समाज और किसी देश को आवश्यकता नहीं है। ये देश सबका है। ये पूर्वज, हमारे राम और कृष्ण, हमारे पूर्वज सबके थे। जिनका धर्म बदला गया, उनकी धर्म पूजा पाठ की पद्धति भी 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी पहले अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब के राज्य में जबरदस्ती बदली किए गए थे। उनको पहचानने की आवश्यकता है कि हमें जड़ें कहां से थी। रामायण महाभारत वो नहीं जानते, किताब नहीं खरीद सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते, तो टीवी के ऊपर आ रही है, टीवी के ऊपर रामायण और महाभारत को देखें और महसूस करें कि उनके पूर्वजों का गौरव कितना था। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में अशफाक उल्लाह खां पैदा हो, अब्दुल हमीद पैदा हो जो पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाए, हमारे यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में एक गाँव में पैदा होकर भी भारत को मिसाइल की शक्ति से संपन्न करे, भारत को वर्ल्ड पावर बनाए। तो ऐसे हमारे शांति प्रिय भाई बने, उनको अपना आदर्श माने। लेकिन मैं विडंबना बताता हूं कि जिस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जनाजा निकल रहा था, तो उसी समय उनका जनाजा निकल रहा है एक शहर में याकूब मेनन जो आतंकवादी था, उसका जनाजा निकल रहा है। तो इस देश की विडंबना यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में उनके धर्म के लोगों की, उनकी मान्यता के लोगों की संख्या
उंगलियों पर गिनने लायक थी और दूसरे धर्म के लोगों की मान्यता की संख्या बहुत ज्यादा थी। और याकूब मेनन के जनाजे में मुंबई की सड़कें पटी हुई थी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा हीरो, हमारा आदर्श केवल एक याकूब मेनन हो सकता है। तो हमें ऐसी मानसिकता से बचना है, हमें ऐसे भाइयों और बहनों को समझाना है ताकि वो इस लाइन पर ना चलें, वो अपना आदर्श याकूब मेनन को ना बनाएं, ओसामा बिन लादेन को ना बनाएं, वो अपना आदर्श बनाएं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, कैप्टन अब्दुल हमीद को अपना आदर्श बनाएं, अशफाक उल्लाह खां को, जो भारत की संस्कृति में, भारत की परंपराओं में गहन यकीन करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो चंदनपुर में उन्होंने हमला किया, डीआईजी को 50,000 का इनाम रखना पड़ा, जबलपुर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया और 10-15 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद, सैकड़ों पुलिस वालों को लगाने के बाद फिर उसको गिरफ्तार किया गया। देश के अंदर संक्रमितों की संख्या भी 18,000 हो चुकी है। और एक जो दुख की बात आई है वो क्या आई है, वो ये आई है कि अपने देश में जितने संक्रमित लोग मिले हैं उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर संक्रमण के सिम्पटम्स नहीं हैं, जिनके अंदर संक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है, जिनको नहीं पता कि उनको संक्रमण है। मतलब वो पूरी तरह स्वस्थ है, उनको खांसी नहीं है, उनको जुकाम नहीं है, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, उनको बुखार नहीं है, उनको कोई थकान महसूस नहीं हो रही, उनको कहीं से नहीं लग रहा कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन जब उनकी जांच की गई तो उनको कोरोना पॉजिटिव निकला गया। तो ये सबसे खतरनाक स्थिति है। अब इससे होने वाला क्या है, उनका इम्यून सिस्टम तो मजबूत है, लेकिन जो उनके संपर्क में आएंगे, उनके परिवार में यदि कोई लो इम्यूनिटी के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई लो इम्यूनिटी का व्यक्ति मिलता है, जिसको कोई दूसरी बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को दमा अस्थमा है, ऐसे लोग जब इनको मिलते हैं तो वो आसानी से वो कैरियर का काम करते हैं। वायरस उनकी सांस के माध्यम से उन लोगों को जब टच करता है तो उनकी इम्यूनिटी लो होती है, तो उनके ऊपर अटैक कर देता है, तो सारा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें इस वायरस के बाहरी अटैक से बचने के लिए जो देश के अंदर स्थिति आई है, उसके लिए हमें अपने अंदर से मजबूत बनना है। और अंदर से मजबूत बनाने की जो सबसे बड़ी ताकतवर चीज है वो हमारे घर में रसोई घर में जो मसाले हैं, वो रसोई घर के मसाले में जो हल्दी है, अदरक है, जो काली मिर्च है, जो सौंठ है, हमारे पास जो तुलसी का पत्ता है, हमारे पास जो गिलोय है, जो आयुर्वेद में बताया गया है, वो हमारे पास साधन है। और हमारे पास एक सुपर साइंस है जो हमने पूरी दुनिया को दिया है और जो लाखों साल पहले हमारे देश में हमारे प्राणों को बचाता आ रहा है। हमारे यहाँ कभी कोई मजबूत हेल्थ सिस्टम बाहर ही नहीं रहा, हमने अंदर हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया है। दवाई की फैक्ट्री बाहर वाली पर हमने कभी भरोसा नहीं किया, हमने अपने शरीर की दवाओं की फैक्ट्री को चालू किया है। हर केमिकल, हर साल्ट, हर हार्मोन्स को हमने अपने शरीर के अंदर से पैदा किया है। तो हम अपने शरीर के अंदर की फैक्ट्री को जगाएं। और इसके लिए आप सुबह सुबह बैठकर आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। आपके आसपास कोई सिखाने वाला है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज रोज सुबह योग प्राणायाम करवाते हैं। 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे कीजिए, 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे कीजिए, 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे कीजिए, 8 बजे उठते हैं तो रोज इंडिया टीवी के ऊपर 8 बजे पूज्य स्वामी जी महाराज योग प्राणायाम करवा रहे हैं, तो 8 बजे उठकर आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो बड़ा खतरा क्या है? बड़ा खतरा यह है कि 80% मामले ऐसे हैं जिनके अंदर संक्रमण के लक्षण दिख नहीं रहे हैं। एक और खबर आई है, वो खबर क्या आई है कि स्वीडन के 2 प्रमुख ब्रांड हैं जिनका नाम आपने सुना होगा और उसके अंदर आपने सवारी भी की है। वोल्वो बसेस का नाम आपने सुना होगा। वोल्वो केवल बस नहीं बनाती, स्विट्जरलैंड का ब्रांड है मूल रूप से। वोल्वो बस के साथ साथ ट्रक बनाती है, माल ढोने वाले ट्रक, ऐसे 20-20 टायर वाले, 30-30 टायर वाले, 40-40 टायर वाले ट्रक जो पूरी दुनिया में माल ढोने का काम करते हैं। और सप्लाई कहाँ होती है? पूरी दुनिया में। यदि किसी को बहुत अच्छी ऑटोमोबाइल की गाड़ी लेनी है, ट्रक लेना है, बस लेना है, सुपर लग्जरी लेना है, तो उसको स्विट्जरलैंड का ब्रांड वोल्वो लेना पड़ेगा। ऐसे ही बोथ एक बहुत अच्छा ब्रांड है हैसलबाल्ड। इन दोनों ब्रांडों को खरीदने के लिए चाइना ने पूरी योजना बना ली है। उनके अंदर अपनी हिस्सेदारी हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लिया है। और अभी आपने देखा होगा कि HDFC बैंक के अंदर भी चाइना ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। चाइना की हिस्सेदारी बढ़ने से, HDFC बैंक के अंदर हिस्सेदारी लेने से पूरे देश में ऐसा लगता था कि चाइना ने यदि हमारे देश की कंपनियों के ऊपर कब्जा कर लिया तो भारत और चाइना के अंदर कोई फर्क नहीं रह पाएगा। तो मोदी जी ने एक बड़ा स्टेप उठाते हुए 2 दिन पहले एक निर्णय लिया कि भारत के साथ जिन देशों की सीमाएं लगती हैं वो देश भारत के अंदर डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट से
इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी यदि वो 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उन्होंने कुछ सेक्टर भी तय कर दिया कि इन सेक्टर के अंदर तो वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और इन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पहले सरकार के पास एप्लीकेशन देंगे, सरकार के पास एप्लीकेशन देने के बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। तो ये एक कानून FDI के अंदर संशोधन करने का मोदी जी ने बनाया है। क्यों बनाया है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, तेल के बैरल के दाम $0 माइनस में आ गए हैं। पानी की एक बोतल की कीमत ज्यादा है, बैरल की कीमत कम है। कोक की बोतल की कीमत ज्यादा है, बैरल की कीमत कम है। बैरल की कीमत, किसी ने बैरल खरीदी हुई है तो ना उठाने के लिए वो पेमेंट करता है। माइनस में रेट जाना तेल के, ये पूरे तेल के इतिहास में जब से तेल खोजा गया है ये पहली बार हुआ है। तो अब पूरी दुनिया में एक बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा क्या है, सारी दुनिया की कंपनियों के शेयर की वैल्यू कम हो रही है और चाइना चाहता है कि मैं यूरोपियन यूनियन के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, USA की, UK की, स्पेन की, इटली की, फ्रांस की, जर्मनी की, भारत की, इन सारी कंपनियों के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करके इनको मैं खरीद लूँ, इनको टेक ओवर कर लूँ, ताकि आने वाले समय में मैं सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर बन के इन कंपनियों को अपने हिसाब से चलाऊँ। आज वो घाटे में है, वो तात्कालिक घाटा है। तेल की जो आज कीमत है वो तात्कालिक कीमत है, माइनस में या $0 पर बैरल आप खरीदना चाहें तो भविष्य में आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन चाइना की योजना यह है कि अब जब पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है तो इस समय मैं इन्वेस्टमेंट करके पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों में अपना पैसा लगा दूंगा और फैक्ट्रियों को कंट्रोल करने का काम करूंगा। तो स्वीडन ने भी, स्वीडन के अंदर 2 ब्रांड को खरीदने के लिए उसने काम कर लिया है। अब स्वीडन के अंदर जैसे उसने टेक ओवर किया है तो पूरा अमेरिका अलर्ट हो गया है, UK अलर्ट हो गया, USA अलर्ट हो गया, इसके साथ साथ कनाडा अलर्ट हो गया। कनाडा के साथ साथ हम बात करें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये भी सब अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने भी अपने FDI के नियमों के अंदर संशोधन कर दिया है, कड़े कर दिए हैं। इनको भी खतरा है कि यूरोपियन यूनियन को तोड़ने की चाइना की मंशा है कि यूरोप को किसी भी तरीके से तोड़ा जा सके। तो चाइना एक षड्यंत्र में है कि कैसे भी रेट कम हो और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इन देशों की कंपनियों में बढ़ाऊं। तो इन देशों के अंदर भी अपने यहाँ कानून चेंज कर दिए हैं, कानून बदल दिए हैं। चाइना के अंदर मैंने आपको बताया था कि चाइना के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, उसके पास 390 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 390 लाख करोड़ रुपए, भारत के पूरे साल की पूरी GDP का भी 2 गुना। भारत का जो 1 साल का बजट होता है उस बजट का लगभग 40 गुना, मतलब 30 से 40 साल में भारत में जितने हॉस्पिटल, IIT, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने ब्रिज, जितनी राज्य सरकारों का खर्चा, जितना फौज का खर्चा, जितना हेल्थ का खर्चा, जितना एजुकेशन का खर्चा, जितना मनरेगा का खर्चा, जितना उज्ज्वला योजना का खर्चा, जितना अंतरिक्ष में चंद्रयान छोड़ने का खर्चा, ये सब मिला दिया जाए तो 35 साल के बराबर जितना भारत का बजट होता है उतना तो उनके पास रिजर्व है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना कितनी बड़ी ताकतवर कंपनी है। चाइना ने भारत के अंदर 2014 में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 2020 आते आते यह इन्वेस्टमेंट 60,000 करोड़ का हो चुका है, लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और चाइना एक तो सीधा इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, सिंगापुर की, हांगकांग की कोई कंपनी बनाकर उसका मास्क लगाकर वो उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। कुछ ब्रांड का नाम मैं आपको बताता हूं, जो ब्रांड आप प्रयोग करते होंगे, ये ब्रांड भारतीय नहीं है, दिखने में भारतीय हैं, इनका स्टार्टअप करने वाला भारतीय था, लेकिन इनके अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी चाइना की है। ओला का नाम आपने सुना है, NCR में कहीं आप जाते हैं तो ओला का बटन दबाते हैं, ओला की टैक्सी आपके पास आती है, तो ओला के को जो पैसे आप देते हैं उसका एक हिस्सा चाइना को जाता है। हाइक का नाम आपने सुना है, बिग बास्केट का नाम आपने सुना है, BYJU का नाम आपने सुना है, ओयो होटल्स का नाम आपने सुना है, पेटीएम का नाम आपने सुना है, डिलीवरी का नाम आपने सुना है, स्नैपडील का नाम आपने सुना है, जोमेटो का नाम आपने सुना है। इन सब में 200 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ रुपए का तक का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया हुआ है। मैंने कल भी बताया था और आज फिर दोहराता हूं कि 3 मोबाइल कंपनियां वीवो, ओप्पो, शियोमी, ये भारत के अंदर 70% मोबाइल फोन बेचती हैं और 70% मोबाइल फोन बेचकर, मैं 2 साल पहले का डाटा बता रहा हूं, 75,000 करोड़ रुपए अपने देश से लूट कर लेकर जाती थी 2018-19 तक। 2019-20 का डाटा अभी आया नहीं है, तो लगभग आज की मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए अपने भारत से ये केवल मोबाइल फोन के नाम पर लूट कर लेकर जाती है। तो कल एक विचार हमने किया था, एक बातचीत चैटिंग करते हुए आप साथियों की ओर से आई थी कि जिनके पास चाइनीज मोबाइल फोन है, जिनके पास ओप्पो, वीवो का मोबाइल फोन है, वो एक संकल्प करें कि इस मोबाइल फोन का प्रयोग हम
चाइना के विरोध में करेंगे तो इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। हमने चाइना को 8-10 हज़ार 15,000 रुपये दिए हैं, तो 8-10 15,000 रुपये देने से जो हमें पाप लगा है, जो चाइना को धन गया है, उससे हम चाइना के बारे में और लोगों को जागरूक करें, जिससे चाइना के बारे में देश के लोगों को पता लगे और हम अपने देश को चाइना के चुंगल से, चाइना के षड्यंत्र से, चाइना की दादागिरी से, चाइना की मोनोपोली से बचा सकें। तो ये योजना चल रही है। चाइना ने पूरी दुनिया में एक दूसरे से दूर किया है, लॉकडाउन किया है। आने वाले समय में हम योजना बनाएं कि चाइना के अंदर ऐसा लॉकडाउन करवाएं कि चाइना के अंदर कभी भी कोई फैक्ट्री ना चले, हमारे भारत से फैक्ट्रियां चलें और हम चाइना को सप्लाई करें, हम चाइना को एक्सपोर्ट करने का काम करें। अभी भारत और चाइना की स्थिति क्या है? हम चाइना से 5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, चाइना को हम केवल 1 लाख करोड़ रुपए का सामान बेच पाते हैं। 1,16,000 करोड़ के आसपास की फिगर है, तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड डेफिसिट है, हमारा कुल घाटा है चाइना से, कि चाइना 4 लाख करोड़ रुपए हमारे भारत से लेकर जाता है। हम ये उल्टा करना चाहते हैं कि हम चाइना से बहुत जरूरी 1 लाख करोड़ रुपए का सामान मंगवाएं, लेकिन हम 5 लाख करोड़ रुपए का सामान कम से कम चाइना को बेचें। और ये मैं कोई सपने की बात नहीं कर रहा। 1750 तक भारत की इंटरनेशनल ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड में 25% की हिस्सेदारी थी। और मैं और 100-200 साल पहले चला जाऊं तो पूरे भारत में 45% से लेकर 50% सामान मैन्युफैक्चरिंग का। और उस समय मैन्युफैक्चरिंग में कोई मोबाइल फोन नहीं होता था। उस समय मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की होती थी? मसालों की होती थी ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की होती थी? दस्तकारी के आइटम होते थे, सोने चांदी के आइटम होते थे, जो कारीगरी के आइटम है उनके आइटम होते थे, हाथी दांत के आइटम होते थे, श्रृंगार के आइटम होते थे। और आइटम क्या होते थे? और आइटम औषधियां होती थी। और आइटम क्या होते थे? और आइटम कुछ ज्ञान की चीजें होती थी। और आइटम क्या होते थे? और आइटम उस समय होते थे जो पूरी दुनिया में जाते थे। हिंदुस्तान से कपड़ा जाता था जो हर व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो जब पूरी दुनिया के लोग गाय, भैंस, सांड, इन सब के मोटी खाल को पहनते थे, उस समय हम इतना बारीक मलमल बनाते थे जो एक साबुन के, एक माचिस की डिब्बी के अंदर जिसकी 60 गज की साड़ी आ जाती थी। ऐसा उज्जवल अतीत भारत का रहा है, इतना व्यापार भारत का रहा है। तो भारत पूरी दुनिया का वर्ल्ड पावर था। भारत के अंदर जो सोना चांदी था, जो हीरे जवाहरात थे, अभी पद्मनाभन जो केरल का एक मंदिर है, जो दक्षिण का एक मंदिर है, उस एक मंदिर के अंदर अभी भी 2.5 लाख करोड़ रुपए का सोना चांदी, हीरे जवाहरात और माणिक्य रखे हुए हैं। जब भारत के एक मंदिर में इतना संपत्ति हो सकती है तो भारत के अंदर तो 6,38,365 गांवों के अंदर तो लगभग 15 लाख मंदिर थे। उन 15 लाख मंदिरों के अंदर कितनी संपत्ति रही होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। और भारत के अंदर कभी कोई सोने चांदी, हीरे जवाहरात की कोई बहुत लंबी चौड़ी खदानें नहीं हुई हैं। 1-2 जगह पर खदानें हैं जहां पर ये सोना चांदी निकलता है या हीरे निकलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हीरे दुनिया में अफ्रीका में निकलते हैं, दूसरे देशों में निकलते हैं। तो भारत के अंदर ये सोना चांदी भारत की जमीन से नहीं निकलता था, भारत के लोगों के दिमाग से निकलता था, भारत के लोगों के हाथों से निकलता था। भारत के लोग खेती करने के साथ साथ, वेद दर्शन उपनिषद पढ़ने के साथ साथ अपने मस्तिष्क के बल पर जो वस्त्र बनाते थे, जो दस्तकारी के आइटम बनाते थे, जो औषधियां बनाते थे, जो ज्ञान पैदा करते थे, उस ज्ञान को जब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे तो पूरी दुनिया से सोना चांदी ऐसे बह बहकर आता था जैसे आप कहीं ऊंचाई की जगह पर पानी छोड़ दो और गड्ढे में पानी जाता है ना तेजी के साथ बहते हुए, जैसे नदी तेजी के साथ बहते हुए हिमालय से निकलकर समुद्र में जाती है, हिमालय से निकलकर गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार की ओर आती है बहुत तेजी के साथ, वैसे सोना चांदी बह बहकर भारत के अंदर, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं वैसे भारत के अंदर आता था। तो ऐसा भारत आगे भी बन सकता है, 100% ये संभव है। लेकिन इसके लिए आपको हमें जागना पड़ेगा। आप और हम जाग गए तो भारत बनेगा, ऐसा ही भारत बनेगा और ये भारत हम बना सकते हैं। दिक्कत क्या है? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक जब तक पावर लूम नहीं लगी थी, जब तक पूरी दुनिया के लोग जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे, पूरी दुनिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं था, तो हमारे पास केवल अच्छी चीज़ें थी, मसाले हमारे पास थे, वस्त्र हमारे पास था। तो हम जो पूरी दुनिया को बेचते थे तो वस्त्र की कीमत मीटर में नहीं होती थी, गज में नहीं होती थी, वस्त्र की कीमत किलो में नहीं होती थी। वस्त्र की कीमत ऐसे होती थी कि तराजू के एक ओर हमारे भारत का बना हुआ कपड़ा रखा जाता था और तराजू के दूसरे ओर सोना रखा जाता था। सोना रखा जाता है तो बराबर में रखा जाएगा, चांदी रखी जाएगी तो 5 गुना ज्यादा दी जाएगी, 10 गुना ज्यादा दी जाएगी। 1 किलो कपड़ा जाएगा तो 10 किलो चांदी आने वाली है।
1 किलो कपड़ा जाएगा तो आधा किलो हीरे जवाहरात आने वाले हैं। ऐसे भारत का कपड़ा बेचा जाता था, ऐसे भारत का कपड़ा दिया जाता था। तो ऐसा हमारा भारत था। पूरी दुनिया की वर्ल्ड जीडीपी के अंदर 50-50 हिस्सेदारी के तो रिकॉर्ड मिलते हैं, और ये रिकॉर्ड 1750 तक के हैं। कोई मैं बहुत पहले की, कोई मैं रामायण महाभारत काल की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये हमारे भारत का अतीत था। तो चाइना अब ये कर रहा है, हमारे भारत में शियोमी, ओप्पो, वीवो के नाम से 5 लाख करोड़ रुपए अपने भारत से लूट कर लेकर जाता है, और वो 5 लाख करोड़ रुपए बम के रूप में, गोली के रूप में हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान को देता है, बांग्लादेश को देता है, आतंकवादियों को देता है, अलगाववादियों को देता है, नक्सलवादियों को देता है। अर्बन नक्सलवाद आपने एक नाम सुना है ना? ये जितने एनजीओ चलते हैं, कुछ अच्छा काम भी करते हैं, जो कुछ अच्छा काम नहीं करते उनके लिए, कुछ के लिए जो विदेशों से धन लेकर अपने देश को गाली देने का काम करते हैं, जो लॉकडाउन को गाली देने का काम करते हैं, जो सरकार का विरोध करने का काम करते हैं, जो पतंजलि जैसी कंपनियों का विरोध करना काम करते हैं, जो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जैसे ऐसे व्यक्तियों का विरोध करने का काम करते हैं, जो जमीन के ऊपर सोते हैं, 2 कटोरी सब्जी खाते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, केवल देश के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं। तो इन लोगों का जो विरोध करने का काम करते हैं, ये 4 लाख करोड़ रुपए उनको मंथली सैलरी के रूप में मिलते हैं। अपने देश में कुछ ऐसे मीडिया के एंकर हैं जिन्होंने माइक पकड़ा हुआ है, ऐसे कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने कलम पकड़ी हुई है, ऐसे कुछ डिजिटल पोर्टल हैं जिन्होंने कीबोर्ड पकड़ा हुआ है, मोबाइल की स्क्रीन पकड़ी हुई है। वो यहां तो 10,000 रुपए की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन 50,000 रुपए की सैलरी उनको चाइना के बैंक से, चाइना से उनके गुप्त खातों में आती है, ताकि वो यहां रहकर नमक भारत का खाएं, भारत की मिट्टी के अंदर टॉयलेट करें, भारत की मिट्टी के अंदर यूरिन करें, भारत के अंदर भारत की थाली में खाएं और इसी थाली में छेद करने का काम करें। यह षड्यंत्र चल रहा है। इसको यदि बचाना है तो स्वदेशी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ट्रंप ने आज क्या कहा है? ट्रंप ने कल शाम को, अमेरिका में दिन और रात का फर्क है, तो ट्रंप ने जो लेटेस्ट अभी 12 घंटे के अंदर जो कहा है, वो ये कहा है कि इस कोरोना वायरस ने हमें एक चीज सिखा दी है। वो क्या सिखाई है? कि इस कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया है कि हमें किसी भी विदेशी कंपनी के ऊपर, विदेशी व्यक्ति के ऊपर, विदेशी देश के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमें अपने अमेरिका को मजबूत बनाना है, वर्ल्ड पावर रखना है तो स्वावलंबी बनना पड़ेगा, स्वदेशी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, अपने अमेरिका की सप्लाई चेन को ठीक करना पड़ेगा, अपने अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फिर से जिंदा करना पड़ेगा, अमेरिका को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अमेरिका को क्या दिक्कत है, अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं है? देखिए, अमेरिका के अंदर, अमेरिका हथियार बनाता है, अमेरिका इनोवेशन की चीजें बनाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, सप्लाई सेक्टर नहीं है। अमेरिका हथियार तो बनाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर अमेरिका का झंडा बनाने की बात आए तो अमेरिका का झंडा बनाने के लिए अमेरिका को जो कपड़ा चाहिए, अमेरिका को झंडा बनाने के लिए जो प्रिंटिंग की चीजें चाहिए, वो 90% चाइना से झंडा बनकर आता है। तो ट्रंप ने आज अमेरिका में यह कहा है कि मैं किसी बाहर वाले व्यक्ति को अब अमेरिका में निवास करने के लिए वीजा देने वाला नहीं हूं, और मैंने ठान लिया है अमेरिका के अंदर दोबारा से अमेरिका को स्वदेशी के रास्ते पर खड़ा करना है। और मैं, चाइना जो सामान बेचता है, 2018 में उसने $250 बिलियन के टैरिफ लगाए थे, अब उसने कहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं और टैरिफ लगाऊंगा, और मैं किसी से डरने वाला या घबराने वाला नहीं हूं। ब्रिटेन के अंदर एक और खबर आई है, तो ये हमने स्वदेशी की बात की। तो आप में से जिनके पास वीवो का, ओप्पो का, शियोमी का मोबाइल है, वो एक संकल्प करें। क्या संकल्प करें? कि मैं अपने इस मोबाइल से रोज कम से कम 5 से 10 ऐसी पोस्ट करूंगा जो चाइना के विरोध में होंगी, जो पाकिस्तान के विरोध में होंगी, जो हमारे देश के दुश्मनों के विरोध में होंगी। 5 से 10 ऐसी पोस्ट करूंगा जो हमारे देश के सेना के मनोबल को बढ़ाने होंगी, हमारे देश के अंदर जो देश की रक्षा करने वाले काम है उनको बढ़ाने वाली होंगे, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रामायण, महाभारत, ये जो हमारे देश का गौरवशाली अतीत है, इस अतीत को पुनर्जीवित करने वाली जो अच्छी गौरवशाली चीजें होंगी उनको आगे बढ़ाएंगे। देश में यदि कोई व्यक्ति ठीक है, कोई एनजीओ, कोई मीडिया हाउस, कोई प्रिंट मीडिया हाउस यदि उसका उत्पीड़न करने का काम कर रहा है, तो मैं मौन नहीं रहूंगा। मैं इसी शियोमी का, ओप्पो का, वीवो के मोबाइल का प्रयोग करते हुए उसका विरोध करूंगा। इसका संकल्प आप ले लीजिए। एक संकल्प ले लीजिए कि चाइना के विरोध में, अपने देश के समर्थन में मैं रोज 50 से 100 लोगों से 200 लोगों तक, 1000 लोगों तक, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, कम से कम 100 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक के ऊपर या उनकी फेसबुक के ऊपर, उनके मैसेंजर में, उनके टेलीग्राम में मैं कम से कम
कम ऐसा विचार जरूर डालूंगा ताकि मैं अपने देश के अंतिम व्यक्ति को सबसे पहले राष्ट्रवादी बना सकूं, सबसे पहले देशभक्त बना सकूं। यह संकल्प ले लीजिए। और आपने यह संकल्प ले लिया तो पुराने जमाने में जब किसी से पाप होता था, जैसे ये कहा जाता था कि जानवर को नहीं मारना, किसी के हाथ से बिल्ली मर गई, गलती से मर गई, तो उससे क्या संकल्प करवाते थे कि आपके हाथ से बिल्ली मर गई है तो आप 1000 गरीबों को भोजन करवा दो, आप ये यज्ञ कर दो, आप ये गौ माता का दान कर दो, आप ये गाय को चारा खिला दो, आप ये पशु पक्षियों की सेवा कर दो, आप तीर्थ यात्रा में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाकर आप स्वाध्याय करो, आप वेद दर्शन उपनिषद किसी गुरु के पास जाकर रहो, आप 2 दिन 4 दिन निराहार रहो, आप बिना पानी पिए रहो, आप व्रत करो, आप उपवास करो। इसका मतलब क्या है कि हम प्रायश्चित करते थे कि वो भूल दोबारा ना हो, और प्रायश्चित करने से उस भूल का, उस पाप का असर कम हो जाता था और हमारा पुण्य बढ़ जाता था, हमारा मनोबल बढ़ जाता था, हमारे मन की ताकत बढ़ जाती थी। तो आपको एक संकल्प लेना है कि इसका प्रायश्चित करने के लिए आप संकल्प लें कि मैं रोज चाइना के विरोध में, अपने देश के समर्थन में, अपने देश के महापुरुषों के, परंपराओं के, संस्कृति के, मतलब जिससे देश का गौरव बढ़े और देश बचे, देश जिससे ऊपर उठे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना है। और जो विचार हमारे देश को गिराने वाले हैं उन षड्यंत्रों को एक्सपोज करके कम से कम 10, 20, 50, 100 भाइयों को मुझे जगाना है। इसका संकल्प आप ले लीजिए। आपने एक बार ये संकल्प ले लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इसी बात पर। देखिए, विषय बहुत हैं, बातें बहुत हैं। ब्रिटेन के अंदर पीपी की कमी से, ब्रिटेन के अंदर पीपी की कमी से एक वार्ड की 15 नर्सों के अंदर इंफेक्शन हो गया। वो नर्सें ये कहती हैं कि जितने पीपी हैं, मास्क हैं, दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट है, वो सब इमरजेंसी वार्ड के लिए, कोरोना वार्ड के लिए है। हम जो सामान्य वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, ये मैं ब्रिटेन की, लंदन की हालत बता रहा हूँ। और लंदन के हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो मर्सी साइड में हैरो पार्क नाम का एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल की 80% स्टाफ को संक्रमण हो चुका है। वो कहते हैं कि हमारे पास मास्क नहीं है, पेपर का मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स नहीं है, पूरे शरीर को ढकने के लिए किट नहीं है। तो इतनी खतरनाक स्थितियों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर काम हो रहा है। हम भारत की बात करें तो भारत में मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है। चीन में अभी एक और नई रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट क्या आई है कि चीन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में चीन के अंदर जो मरे हुए थे वो दोबारा से जीवित हो गए हैं, और जो पहले ठीक हो गए थे अब रिपोर्ट में वो मरे हुए की लिस्ट में आ गए हैं। तो जब फर्जी डाटा बनाया जाता है तो उसमें गड़बड़ होती है। तो चीन का ये सारा डाटा पूरी तरह से फर्जी है, और जिस इसके ऊपर आवाज लगाई उनको चीन ने गायब कर दिया, मार दिया। 8 लोगों की रिपोर्ट तो इंटरनेशनल मीडिया में आई हुई है। लोगों की बात करें तो पूरी दुनिया में एक साल में जितने मृत्युदंड दिए जाते हैं, चाइना के अंदर एक साल में पूरी दुनिया के बराबर मृत्युदंड देने का काम अकेले चीन में होता है। और चीन में जब शी जिनपिंग पहली बार 2013-14 की बात है, 12-13 की, उस समय जब वो राष्ट्रपति बना, सत्ता में आया, तो उसने 5000 से अधिक अपने राजनीतिक विरोधियों को सीधे सीधे निपटा दिया भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। और शी जिनपिंग ने 2 लाख चाइना के सरकारी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके उनका डिमोशन कर दिया था। कुछ को सस्पेंड किया, कुछ की तनख्वाह कम की, कुछ का डिमोशन किया, कुछ को नौकरी से हटा दिया। ये कार्रवाई करने का काम शी जिनपिंग ने सत्ता से आते ही किया था। और जैसे ही उसने ये काम किया तो उसके बाद अब पूरी चाइना के अंदर चाइना का ना तो कोई नागरिक, ना कोई उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति, और ना उसकी यहाँ कोई मीडिया का व्यक्ति, उसके यहाँ कोई मानवाधिकार का व्यक्ति, ना उनके यहाँ कोई पुलिस का व्यक्ति, ना मिलिट्री का व्यक्ति, ना कोई जुडिशरी का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये काम किया चाइना ने। अब दुनिया के अंदर ट्रंप ने, मैंने जो आपको बताया कि सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए उसने संकल्प लिया कि आज, जैसे वो कहता है एग्जांपल देके कि मेडिकल के सामान आज हमें चीन से मंगवाने पड़ रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। वो कहता है कि मलेरिया की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमें भारत में, हमारी मोदी के साथ, भारत के साथ दोस्ती है, भारत ने दे दी है, लेकिन अगर भारत नहीं देता तो हमारी स्थिति खराब हो सकती थी। तो अब ट्रंप कहता है कि दवाइयों की बात हो, मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो, या सप्लाई चेन की बात हो, जो डेली कंजप्शन वाले आइटम की बात हो, हम अमेरिका के अंदर उसका निर्माण करेंगे। और यदि अमेरिकन व्यक्तियों की नौकरी बाहर के व्यक्तियों के कारण जा रही है तो हम बाहर के व्यक्तियों के ऊपर रोक लगाएंगे, हम उनको अमेरिका में रहने के लिए वीजा नहीं देंगे। व्हाइट हाउस में इसके लिए पूरा आर्टिकल जारी की जाती है। अब ट्रंप ने कल एक बात कही थी, ट्रंप ने कल चाइना को कहा था कि हम अपने एक्सपर्ट की टीम आपके पास भेजना चाहते हैं। तो आज चाइना का उत्तर आ गया है। चाइना ने कहा है कि हम कोई आपके अमेरिका की टीम बुलाने वाले नहीं हैं, हम किसी भी टीम को अलाउ नहीं करेंगे, और हमारे अंदर तो वायरस फैला, हम तो खुद विक्टिम हैं, खुद हम तो पीड़ित हैं, हमारे पास आप टीम भेजेंगे ये तो हमारी बेइज्जती है।
अब देखिए, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, चाइनीज वायरस कहा तो चीन बिलबिलाया, शी जिनपिंग को पेट में मरोड़े उठने शुरू हो गए, कहीं ना कहीं बहुत गहरी उनको पीड़ा हुई। उन्होंने भारत को फ़ोन किया, पूरे देश में अपनी एम्बेसी को फ़ोन किया, एम्बेसी के माध्यम से पूरे देश में लॉबिंग की कि इस वायरस को चाइनीज वायरस नहीं कहा जाए, वुहान वायरस नहीं कहा जाए, कम्युनिस्ट वायरस नहीं कहा जाए। शी जिनपिंग ने खुद ट्रंप को फ़ोन किया कि आप इसको चाइनीज वायरस मत कहिए, इसको वुहान वायरस मत कहिए, हम दोनों मिलकर इससे लड़ेंगे। तो इतना चोर की दाढ़ी में तिनका आपने देख लिया। अब जब ट्रंप ने कहा कि हम अपने एक्सपर्ट की टीम भेजना चाहते हैं ताकि वायरस से लड़ा जा सके और जांच की जा सके वायरस से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो चाइना ने आज मना कर दिया। चाइना के मना करने के बाद अमेरिका अपनी सीनेट में बिल पास कर रहा है कि चाइना को कैसे आरोपी बनाकर हम चाइना के ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं, चाइना के अंदर बैन लगा सकते हैं। यूके के अंदर सेम यही हुआ। यूएसए की 2 कंपनियों ने तो यूएसए की कोर्ट के अंदर $20 ट्रिलियन का हर्जाना चीन के ऊपर ठोका है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने बयान दिया है, फ्रांस ने दिया है, इसके साथ साथ स्पेन ने दिया है, इटली ने दिया है। ये सारे देशों ने चाइना के ऊपर बैन लगाया है कि वो इन देशों के अंदर चाइना की कोई कंपनी एफडीआई के नाम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती, किसी कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकती, किसी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा नहीं सकती। ये सब बातें पूरी दुनिया ने, भारत ने 3 दिन पहले की हैं। और भारत की देखा देखी अभी मैं बात करूं तो 17, 18, 19, 20 अप्रैल के बीच में लगभग 6 से अधिक देशों ने किया है। अब व्हाइट हाउस ने एक और आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि चाइना ने पूरी दुनिया से मास्क इकट्ठे किए हैं और पीपीई इकट्ठा किया है, टेस्टिंग किट इकट्ठी की है। जो हम 3 दिन से बात कर रहे हैं वही बात है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया से चाइना ने जनवरी और फरवरी के अंदर 200 करोड़ मास्क मंगवा कर रखवा लिए और उन 200 करोड़ मास्क को, जो मास्क पहले 100 रुपए का था, उसी मास्क को 500 रुपए में पूरी दुनिया में चाइना बेच रहा है। और मास्क की मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में चाइना, जितने 100 मास्क बनते हैं तो 100 में से 50 पहले चाइना बनाता है। 50 जो दुनिया के 200 देश बनाते हैं, उन 200 देशों के बीच में से, उन 50 मास्कों में से भी 50 के अंदर भी 40% मास्क को, 50 के अंदर भी 40 मास्क को खरीद लिया। तो पूरी दुनिया के अंदर केवल 10% मास्क हैं, बाकी मास्क चाइना के गोडाउन में है। और चाइना मुंह मांगे दामों के ऊपर लोगों को दे रहा है, बेच रहा है 5 गुने ज्यादा दामों के ऊपर, और घटिया क्वालिटी के आइटम बेच रहा है। और बेचते हुए पूरी बेशर्मी के साथ ये कहता है कि जो मुझे पहले एडवांस पेमेंट करेगा मैं उसी को बेचूंगा। और किसी को उसने 100 रुपए में बेचना कर लिया कि मैं 100 रुपए में आपको ये मास्क दूंगा, और मैं चला गया, मैंने कहा कि मैं आपको 200 रुपए दूंगा, तो 100 रुपए वाले का ऑर्डर उसने कैंसिल कर दिया कि आप जाओ, आपको हम ये मास्क बेचने वाले नहीं, हमारे पास 500 रुपए वाला ग्राहक आ गया। मतलब एक तरीके से गुंडागर्दी, लंपटता, नीचता, घटियापन, जितने शब्द हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हमारी संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है कि संस्कृत में तो इन जैसे दुष्टों के लिए शब्द भी नहीं बनाए, इनके लिए केवल राक्षस और असुर केवल 2 ही शब्द बनाए हैं। तो व्हाइट हाउस के डायरेक्टर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के मिस्टर पीटर नावरे ये कहते हैं कि चीन ने भारत से, ब्राजील से और यूरोपियन देशों से पीपी इकट्ठे करके कर लिए, और अब इन देशों के अंदर लोग मर रहे हैं इन्फेक्शन से, क्योंकि चाइना ने पीपी के ऊपर कब्जा कर लिया। और वो कहते हैं कि जनवरी और फरवरी के अंदर हमारे पास पूरे आंकड़े हैं कस्टम डिपार्टमेंट के कि चीन ने पूरी दुनिया से 200 करोड़ मास्क खरीदे हैं। और ये जो मास्क की संख्या ये कितनी है, चाइना की जितनी जरूरत है। मतलब इस वायरस में, जैसे भारत के अंदर 130 करोड़ की आबादी है, फर्ज कीजिए यहाँ पर 1 करोड़ पुलिस वाले हैं, फर्ज कीजिए 1 करोड़ डॉक्टर हैं, फर्ज कीजिए यहां पर 1 करोड़ नर्सिज हैं, तो सब मिलाकर 3 करोड़ हुए। तो भारत के पास यदि 10 करोड़ मास्क हो तो इन 3 करोड़ की पूर्ति हो सकती है। 1 महीने तक हर हफ्ते ये मास्क बदलें तो भी वो एक महीने तक काम चला सकते हैं। अब चाइना के अंदर यदि मान लीजिए कि मास्क की आवश्यकता है 10 करोड़ की, तो उन्होंने 18 गुना ज्यादा 200 करोड़ मास्क इकट्ठे करके रख लिए। निकम्मेपन की, घटियापन की, असुरता की, नीचता की, लुच्चागिरी की, लफंगागिरी की हद देख लीजिए आप कि 1 करोड़ मास्क की आवश्यकता है तो 18 गुना ज्यादा, 18 करोड़ मास्क, 10 करोड़ मास्क की आवश्यकता है तो 180 करोड़ मास्क छुपा कर रख लिए कि पूरी दुनिया में किल्लत होने दो, पूरी दुनिया मरेगी, त्राही त्राही करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, हेल्पलेस हो जाएगी, तो मैं मुंह मांगे दामों में बेचूंगा। तो ऐसा चाइना है। इस चाइना से हमें नफरत
है, नफरत थी, नफरत रहेगी। चाइनीज लोगों से नहीं है, लेकिन चाइना की इस मेंटलिटी से है, शी जिनपिंग से है, शी जिनपिंग की विचारधारा से है, इस गुंडागर्दी से है। और चाइना भारत का स्वाभाविक दुश्मन है। चाइना के डीएनए में 1949 में जब चाइना बना था तो जन्म के साथ भारत के प्रति दुश्मनी थी, और वो दुश्मनी भारत ने चाहे कितनी भी कोशिश की, हमारे चाचा नेहरू जी ने कोर्ट के ऊपर गुलाब का फूल लगाया, बहुत सफ़ेद कबूतर उड़ाए, बहुत पंचशील के नारे लगाए, बहुत हिंदी चीनी भाई भाई किया, तो वो सामने हिंदी चीनी भाई भाई करते हैं, लेकिन मौका लगते ही हम उनके गले लगे हिंदी चीनी भाई भाई की, जैसे ही हम मुड़ेंगे वो चाकू निकालकर हमारे ऊपर वार कर देंगे। ये चाइना की मानसिकता है, ये उसका डीएनए है। तो इसके बारे में हमें जानकारी करनी है, तो पूरे इकट्ठे उन्होंने कर लिए। और एक और विशेष बात, चाइना के सेंटर वुहान से 23 जनवरी को चीन ने वुहान से बीजिंग, शंघाई, अपने पूरे चाइना से फ्लाइट सब बंद कर दी। लेकिन वुहान में लॉकडाउन होने के बाद भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जारी रही। जो बाहर के लोग थे उनको चाइना ने जाने दिया, अपने देश के जो चाइनीज लोग पूरी दुनिया से आए हुए थे उनको जाने दिया कि आप जाइए, पूरी दुनिया में जाइए, पूरी दुनिया में जाकर कोरोना फैलाइए, चाइनीज वायरस फैलाइए, वुहान वायरस फैलाइए। ये षड्यंत्र चाइना ने किया। यूएस के अंदर आज हम बात करें तो 6.5 लाख मरीज हो चुके हैं, 29,000 लोग मर चुके हैं, 4-4 हजार लोग रोज मर रहे हैं। आज हम बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर कुल 80,000 संक्रमण हुए थे, कुल 2,500 लोग मरे, और किसी भी एक दिन में 214 लोगों से अधिक नहीं मरे। चाइना के अंदर 214 लोग एक दिन में मर रहे हैं। अकेले यूएसए के अंदर एक दिन में 4,500 हजार लोग मर रहे हैं। चाइना की आबादी 140 करोड़ की है, यूएसए की आबादी 35 करोड़ की है। तो आप रेशो देखिए, यूएसए को किस कदर टारगेट बनाया है, इटली को किस कदर टारगेट बनाया है, यूके को किस कदर टारगेट बनाया है, फ्रांस को, स्पेन को, जर्मनी को, फिलीपींस को, छोटे छोटे देशों को, इटली को, ईरान को किस प्रकार से टारगेट बनाया। ये तो भारत की हिम्मत मानिए। भारत के अंदर मैं आपको एक डाटा और देता हूं कि देखिए, अगर हम यूएसए की बात करें और भारत की बात करें तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा बताता हूं। अमेरिका के मुंबई के अंदर एक बस्ती है धारावी। तो मुंबई के अंदर, मैं धारावी की बात नहीं कर रहा हूं, धारावी के अंदर तो 2.5 किलोमीटर के एरिया में कई लाख लोग रहते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं मुंबई की बात करता हूं। मुंबई में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 21,000 लोग रहते हैं, 21,000। यूएसए के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 36 लोग रहते हैं। एक तो 1 किलोमीटर के एरिया में 100 मीटर, 1,000 मीटर बाई 1,000 मीटर में 36 लोग रहें, और 1,000 मीटर 1,000 में 21,000 लोग रहें, तो संक्रमण फैलने का खतरा कहां पर ज्यादा है। आपके घर में आपका पहली क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी इस मैथमेटिक्स को बता देगा, इस कैलकुलेशन को बताने वाला है। लेकिन आप भारत का सौभाग्य देखिए कि भारत में अभी भी ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, अभी भी भारत बचा हुआ है। तो इसका श्रेय एक तो भारत के लोगों की परंपराओं को जाता है, भारत के लोगों को जाता है, और दूसरा इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, सरकार को जाता है। तीसरा श्रेय जाता है भारत के योग को, प्राणायाम को। भारत के अंदर जो हमारे भारत के अंदर साधु संतों की, ऋषि मुनियों की संस्कृति रही है, यहाँ पर बाबा रामदेव जैसे, पूज्य स्वामी जी जैसे योग गुरु हैं, जो करोड़ों लोगों को भारत में जगाकर उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए योग करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये भारत के अंदर हो रहा है। चलिए अब आगे आते हैं, आगे और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अब चाइना ने एक और गेम खेला। एक और गेम क्या किया है कि अमेरिकी सीनेट ने, अमेरिकी सांसद रोजर रोथ ने कहा है कि चाइना की सरकार से उनको एक ईमेल आया, और इस ईमेल में कहा कि उनको कहा गया है कि आप चाइना की तारीफ करो ताकि ट्रंप का विरोध किया जाए, और चाइना ये करता है। यूके के अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ा गया जो ह्यूमन सेल्स के ऊपर ट्रायल कर रहा था कि सेल्स के ऊपर वायरस अटैक करता है तो सेल्स खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, और सेल्स
सेल खुद एक इंडिविजुअल ह्यूमन सेल जब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वायरस को मल्टीप्लाई करने का अवसर नहीं मिल पाता। वायरस मल्टीप्लाई तभी करता है जब सेल उसको वहां पर रहकर उसको अपने मेटाबॉलिज्म में अनुकूल वातावरण देता है, उसको उसके आरएनए के साथ, उसके डीएनए के साथ, उसके प्रोटीन मटेरियल के साथ मैच करता है, तो वायरस को जब पोषण मिलता है तो वहां पर वो मल्टीप्लाई करता है। तो वो इसी थ्योरी के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक को यूके की लैब में तो $20,000 मिल रहे थे एक महीने के। चाइना उसको $50,000 एक महीने के दे रहा था। क्या? किस लिए? कि वो जो रिपोर्ट करे वो दिखाने के लिए तो उस लैब में करे, लेकिन उस रिपोर्ट को वो चाइना को बेच दे। चाइना को वो रिपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि किसी वायरस को फैलाना है तो सेल्स के अंदर वायरस कैसे बिहेव करता है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है, उसकी जानकारी नहीं होगी तो वायरस सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो चाइना ने एक बड़ी संख्या में लोगों को पेरोल पर रखा हुआ है। तो ब्रिटेन का सांसद रोजर रोथ ये कहता है कि मेरे पास चाइना से मेल आया, उन्होंने मुझे लालच दिया और लालच देकर यह कहा कि आप चीन की तारीफ करने वाला कोई बिल लाओ और उस बिल को आप अपने संसद में पेश करो ट्रंप के खिलाफ। आप वो पेश करोगे तो हम उसको स्पॉन्सर करेंगे, मतलब आप जो मुंह मांगी रकम मांगेंगे हम वो देने के लिए तैयार है। और चीन जब ये काम भारत से कई गुना ज्यादा अमीर अमेरिका के अंदर कर सकता है तो भारत के अंदर क्या करता होगा? मैं कुछ टिप्पणी करूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन भगवान ना करे हमारे लोकतंत्र के मंदिरों में, वो राज्यसभा हो, वो लोकसभा हो, वो हमारे राज्यों की विधानसभाएं हों, वो हमारे शहरों की नगर पालिकाओं की तो बात छोड़ दीजिए, गांव के सरपंचों की बात छोड़ दीजिए, हमारे जो लोकतंत्र के जो 2 सर्वोच्च मंदिर हैं उन मंदिरों में यदि कोई व्यक्ति चाइना से, भारत सरकार तो एक सांसद को 80,000 रुपए का मानदेय देता है, सैलरी देती है सांसद होने के नाम पर। हो सकता है भगवान ना करे किसी व्यक्ति को चाइना से हर महीने 8 लाख रुपए मिल रहे हो कि आपको एजेंडा वो बढ़ाना है जिससे भारत के अंदर वो हो जो चाइना चाहता है। और चाइना का एक सपना है, चाइना बड़ा तभी बनेगा, चाइना ताकतवर तभी बनेगा जब भारत खंड खंड हो जाएगा। क्योंकि जब तक भारत भारत है तो चाइना को यूएसए के बाद भी कोई ऐसा है जो चुनौती दे सकता है। तो चाइना का एक सपना है और यह सपना चाइना का 1978 से है कि भारत को खंड खंड टुकड़ों में तोड़ना है। और इस भारत को खंड खंड टुकड़ों में तोड़ने के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ गले मिलता है, पाकिस्तान के साथ गलबैयां करता है, अफगानिस्तान के साथ गले मिलता है, नेपाल के साथ मिलता है, तिब्बत के ऊपर कब्जा करता है, भूटान के साथ, भूटान के अंदर सीमा को क्रॉस करने की, अपने रोड बनाने की मंशा करता है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा दिखाता है, बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करता है, बर्मा के अंदर रडार लगाता है, मलेशिया के अंदर अपने अड्डे स्थापित करता है, श्रीलंका के अंदर पोर्ट बनाता है, मालदीव के अंदर पोर्ट बनाता है, सेशल्स द्वीप के ऊपर पोर्ट बनाता है, सूडान के अंदर, मोम्बासा के अंदर, कीनिया के अंदर, ग्रीस के अंदर, मैं कितने देशों के नाम लूं। भारत को हराने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए भारत के अंदर हजारों की संख्या में एनजीओ हैं, अवार्ड लेने वाले ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो केवल अपने घर के अंदर बुद्धिजीवी हैं। ऐसे एनजीओ चलते हैं जो परिवार के 5-5 लोगों के नाम पर हैं और परिवार के वो 5 लोग कहीं खेती करने का काम नहीं करते, नौकरी करने का काम नहीं करते, वो उस एनजीओ की कमाई खाते हैं। यहाँ पर ऐसे कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति हैं जिनकी पीएचडी की पढ़ाई 12 साल में पूरी नहीं होती और जिनको घूमने के लिए अच्छी विदेशी गाड़ी मिलती है, जिनको घूमने के लिए इस्तेमाल करने के लिए अच्छा मोबाइल फ़ोन मिलता है, जिनको रुकने के लिए अच्छे होटल मिलते हैं, जिनके पास नोटों की गड्डियां जेब के अंदर भरी होती हैं, वो पैसा आता कहाँ से है? जेएनयू के अंदर विरोध प्रदर्शन होता है तो उस विरोध प्रदर्शन को हवा देने का काम कौन करता है? शाहीन बाग में लोग बैठे रहते हैं तो उनको बिरयानी खिलाने का काम कौन कर रहा है? देश के अंदर कहीं नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात होती है चिकन नेक से, तो शर्जील ईमान को जो वो 5 लाख रुपए की आईआईटी करने के बाद विदेश की नौकरी छोड़कर आता है तो उसको 50 लाख रुपए देने का काम कौन करता है? ये काम चाइना कर रहा है। और चाइना इस काम को इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि हम चाइना का प्रोडक्ट खरीदते हैं और चाइना को धन देते हैं। उसी धन को वो गोली के रूप में, वो बारूद के रूप में, वो बम के रूप में, वो मिसाइल के रूप में पाकिस्तान को देता है, आतंकवादियों को देता है, जो हमारी भारत माता के सीने के ऊपर गोली दागकर, बम दागकर
आकर यहाँ पर खून खराबा करते हैं, संसद के ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पर अफजल गुरु जैसे लोगों के, जो किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है तो उसको विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी में यदि 1.25 लाख रुपए मिलते हैं तो वो 1.25 लाख उसको कम लगते हैं, उसको लगता है कि मुझे तो 1 करोड़ रुपए मिलना चाहते। और ऐसे ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करके उन लोगों के माध्यम से देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और मेरा दुख यह है कि सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से निठल्ले व्यक्ति हैं जो पूरे दिन हिंदुस्तान को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, लोकतंत्र को गाली देंगे, प्रधानमंत्री जी को की आलोचना करेंगे, रक्षा मंत्री जी की आलोचना करेंगे, सेना की आलोचना करेंगे, सैनिकों की आलोचना करेंगे, राष्ट्रवादी मीडिया की आलोचना करेंगे, राष्ट्रभक्त व्यक्तियों की आलोचना करेंगे, भगवान राम को गाली देंगे, भगवान श्री कृष्ण की आलोचना करेंगे, रामायण की आलोचना करेंगे, देवी दुर्गा की आलोचना करेंगे, रावण की पूजा करेंगे, महिषासुर की पूजा करेंगे, अफजल गुरु की पूजा करेंगे, याकूब मेनन की पूजा करेंगे, यहाँ पर अखलाक जैसे लोगों को हीरो बनाने का काम करेगा। मतलब जो देश को तोड़ने का काम करे उसके प्रमोशन का काम करते हैं, ऐसे लोगों को फंडिंग करने का काम चाइना कर रहा है। तो अमेरिका के सांसद रोजर रोथ ने कहा है कि चाइना ने मुझे लालच दिया कि मेरी प्रशंसा में अमेरिका की सीनेट में एक बिल ला दो, हम आपको मुंह मांगा देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो उसने बता दिया। ऐसे जाने कितने लोग हैं जो चाइना के पेरोल पर काम करते हैं। भारत के मीडिया में, जो भारत के मीडिया में रहते हुए आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, जो भारत के मीडिया में रहते हुए भारत माता को गाली देने का काम करते हैं, आप समझ लीजिए उस व्यक्ति को जो यहां से सैलरी मिलती है वो तो दिखावे के लिए है। उसकी असली सैलरी देश के बाहर से, चीन से, अरब से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाली है। तो ऐसे लोगों से हमें अपने देश को बचाना है और वो तभी बचा पाएंगे जब हम एक शक्ति बनेंगे। और हम शक्ति तभी बनेंगे जब हम जागेंगे, हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे। हम शक्तिशाली तभी बनेंगे जब हमें पता होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें अपनी विचारधारा का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपनी मर्यादाओं का, अपनी मान्यताओं का, अपनी परंपराओं का, अपने पूर्वजों के गौरव का, अपने स्वदेश के स्वाभिमान का पता होगा तो हम जाग सकते हैं और दूसरों को जगा सकते हैं। ये काम हमें करना है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला किया है। वो बड़ा फैसला क्या किया है? वो बड़ा फैसला किया है ट्रंप ने कि ट्रंप ने अब अमेरिका के अंदर विदेशियों के प्रवेश के ऊपर भी रोक लगा दी कि ये जो विदेशी घूमने घामने के लिए आते हैं ना, ये देश में बीमारी फैला करने के लिए जाते हैं। और ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि हम एक ऐसे दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा। अपने महान, अपने ग्रेट अमेरिका के लोगों की, अमेरिकन्स के नौकरियों की रक्षा करने के लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर दिया है और अब किसी भी दूसरे देश के नागरिक को मैं अमेरिका में प्रवेश नहीं दूंगा। ये बात देखने में गलत लग सकती है एक भारतीय होने के नाते, लेकिन यदि हम राष्ट्रवादी हैं और अगर अमेरिका के नजरिए से देखें तो हम ट्रंप जैसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के प्रति वफादार है। यदि वो अपने देश के प्रति वफादार नहीं होता, अपने मान्यताओं, अपनी नीतियों के प्रति वफादार नहीं होता, तो उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं। आज ही व्हाइट हाउस में ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे, तो मीडिया ब्रीफिंग करते हुए एक पत्रकार ने उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जो अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जाता था, स्वदेशी की नीतियों के खिलाफ जाता था। तो ट्रंप ने उसको उत्तर नहीं दिया। पहले उससे पूछा कि आप किसके लिए काम करते हो, और काम करने के बाद उसको उत्तर देने की जगह कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा चुप बैठिए, अभी आपका विषय जब आएगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। ये व्यक्ति ऐसा है जो मीडिया से घबराता नहीं है। वहाँ यूएसए का कोई न्यूयॉर्क टाइम्स भी अगर इस वायरस के बारे में ये कहे कि ये चाइनीज वायरस नहीं है, ये वायरस तो जानवर से आया है, तो ट्रंप उसकी खाट खड़ी कर देता है, उसके बारे में कहता है कि आपको जानकारी नहीं है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, और आप कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप तो लेम स्ट्रीम मीडिया है, आप तो एक झूठा मीडिया है। ऐसा ट्रंप कर रहा है। ट्रंप नौकरियों को बचाने के लिए स्वदेशी का काम कर रहा है, और स्वदेशी का काम करने के बाद अब पूरी दुनिया में चीन के कारोबारी अटैक से बचने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। स्पेन की सरकार ने अपने 2003 के एक्ट में, एफडीआई के एक्ट में बदलाव कर दिया कि अब कोई भी विदेशी कंपनी अपने स्पेन की किसी भी सरकारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो उसको स्पेन की सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इटली ने 8 अप्रैल को गोल्डन पावर लॉ पेश किया है, जिसके अनुसार यह है कि जो उनके सुरक्षा के और जो सेंसिटिव जोन्स हैं उसके अंदर कोई एफडीआई लाने वाला है, किसी कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई भी विदेशी कंपनी नहीं कर पाएगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 30 मार्च को
जब ये देखा कि ये चाइना का षड्यंत्र है और चाइना पूरी दुनिया को खरीदना चाहता है, तो 30 मार्च को उसने एफडीआई के अपने रूल्स रेगुलेशन के अंदर संशोधन करके उसको सख्त बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया की कोई भी कंपनी में सरकार की अनुमति के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, टेक ओवर नहीं कर सकता। कनाडा के अंदर भी 18 अप्रैल 2020 को कनाडा ने विदेशी निवेश के रेगुलेशंस को और टाइट बना दिया है कि कनाडा की जन स्वास्थ्य की और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जितने भी एरियाज हैं, जितनी कंपनियां हैं, उसके अंदर एफडीआई डायरेक्ट कोई नहीं कर पाएगा। पहले सरकार उसकी जांच करेगी। ब्रिटेन के अंदर भी मिलिट्री के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर जो इनोवेटिव एरिया है, अभी चाइना ने सोचा कि ये पिचकारी हमने बहुत बना ली, हमने गुब्बारे बहुत बना लिए, हमने सेल बहुत बना लिए, हमने मोबाइल बहुत बना लिए, हम कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं। हम ये जो हथियारों वाला फील्ड है, ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला फील्ड है, सॉफ्टवेयर वाला फील्ड है, हार्डवेयर वाला फील्ड है, मिलिट्री वाला फील्ड है, जासूसी वाला फील्ड है, इसको पकड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर पैसा कई गुना ज्यादा है। तो ब्रिटेन ने अब अपने यहां स्वदेशी के नियम सख्त किए हैं और यह कहा है कि जब तक सरकारी मंजूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम किसी भी बाहरी कंपनी को अनुमति नहीं देंगे कि वो ब्रिटेन की किसी कंपनी को खरीद सके। अमेरिका ने, मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने सीधा सीधा खारिज कर दिया कि हम अपने देश को स्वावलंबी के रास्ते पर, स्वदेशी के रास्ते पर खड़ा करेंगे, पैरों पर खड़ा करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हर चीज अपने देश में बनाएंगे। भारत के अंदर एफडीआई के रूल्स रेगुलेशन में संशोधन किया। क्या किया कि भारत में पहले नियम था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से यदि कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस इन्वेस्टमेंट को सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। बाकी और किसी देश से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब भारत की सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया। उसमें क्या कर दिया कि भारत में अब भारत की जिन देशों के साथ सीमा लगती है, बॉर्डर शेयरिंग है, वो देश यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। वो देश कौन कौन से हैं, ऊपर से आ जाइए। सबसे पहले तो एक शांतिप्रिय देश है पाकिस्तान, जो सीमा के ऊपर अभी कोरोना वायरस के बीच में भी गोली चलाता रहता है। और एक पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी खबर है, मैं इसको खुशखबरी भी नहीं कहूँगा, मैं इसको दुख खबरी भी नहीं कहूँगा, इसके बारे में हम न्यूट्रल रहेंगे। एक खबर है कि इमरान खान से जो व्यक्ति मिलने के लिए गया था चंदा देने के लिए, वो जैसे ही मिलकर आया उसके अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए और वो कोरोना पॉजिटिव निकला। और अब इमरान खान को भी कहीं कोरोना ना हो ऐसी खबर आ रही है। हम क्योंकि भारतवासी हैं, हमारी रगों में वैदिक धर्म, भगवान राम और कृष्ण का खून है, हम किसी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते, तो हम नहीं चाहते कि इमरान खान को भी कोरोना हो। ईश्वर उसके ऊपर भी अपनी दया बने, उसके कर्मों के अनुसार उसको फल मिलने ही वाला है, मिलेगा, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो उसका भी भला हो ऐसी हम कामना करते हैं, उसके बारे में भी हम द्वेष नहीं रखते। तो ये खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो WTO में भारत ने नियम में संशोधन क्या किया कि पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, अफगानिस्तान से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, नेपाल से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, भूटान से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, बांग्लादेश से, बर्मा से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले कोई भी कंपनी जो इन देशों की होगी उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा, भारत ने एक और नया, जब चीन इसके ऊपर तिल मिलाया और बिल मिलाया, और जब चीन ने कहा कि ये तो WTO के नियमों का उल्लंघन है, तो भारत की सरकार ने आज जवाब दिया कि WTO के नियम केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए और इन नीतियों के लिए कोई भी WTO के नियम नहीं है। तो ऐसे चाइना के अंदर नियम बनाया गया है, ये सारी चीजें हो रही हैं। जर्मनी ने एक और काम करते हुए, चाइना के ऊपर आरोप लगाते हुए भी चाइना को 12 लाख करोड़ रुपए का बिल भेजा है, और उस 12 लाख करोड़ रुपए में जर्मनी ने यह कहा कि मुझे 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये नुकसान मुझे केवल और केवल चाइना के इस चाइनीज वुहान वायरस के कारण हुआ है, जो चाइना के कारण फैला है। चीन की, यूके की एक बड़ी कंपनी है जो चिप डिजाइनिंग करती है, कंपनी इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए चाइना योजना बना रहा है। तो ये चाइना की योजना है। ग्रीस के अंदर पायरेस पोर्ट बनाने का काम चाइना कर रहा है। चीन की कोस्को नाम की कंपनी ने बेल्जियम के अंदर जो एयरपोर्ट है और पोर्ट है उनके संचालन के लिए चीन की जी बुगरी कंपनी और कोस्को कंपनी ने मिलकर 90% हिस्सेदारी चीन की कंपनी ने हासिल कर ली है। स्पेन के अंदर भी चीन की कंपनी टर्मिनल चला रही है। जर्मनी के ड्यूसबर्ग तक चाइना से ट्रेन चल रही है। ये सारे कार्यक्रम चीन के अंदर चल रहे हैं। फ्रांस की एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी का चीन ने टेक ओवर किया है, और चीन से
केवल भारत नहीं चीन के मंसूबों को पहचानता हुआ पूरे यूरोप ने पहचान लिया कि चीन यदि ऐसे चलता रहा तो ये हमारे यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को तोड़ देगा, एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। मेड इन चाइना का 2025 का टारगेट यह है कि इन 5 सालों में चाइना चाहता है कि जितनों इनोवेशन के एरियाज हैं, सेक्टर हैं, उनके अंदर चाइना अपना टेक ओवर करे। टेक ओवर करके अभी तो सामान बेचकर वो केवल कुछ पैसे कमाता है, इनोवेशन के सेक्टर में वो सामान बेचेगा, टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर करके, तो वो चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर मेरा कब्जा होगा और पूरी दुनिया को मैं दोनों हाथों से लूट सकूंगा। ऐसी चाइना की योजना चल रही है। और भारत में एक अच्छी खबर है कि अब साउथ कोरिया भारत का स्वाभाविक देश है। देखिए 3 बड़ी कंपनियां हैं, एक हुंडई, एक सैमसंग और एक कंपनी और है एलजी। ये तीनों कंपनियां साउथ कोरिया की कंपनी है और ये तीनों कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि ये 3 कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं। पूरी दुनिया के 200 देशों में ये अपना मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। सैमसंग के बारे में आपको पता है कि पहले मोबाइल फ़ोन के नाम पर केवल नोकिया होता था और सैमसंग जब मार्केट में आया तो नोकिया को बिल्कुल मार्केट से बाहर कर दिया। तो सैमसंग, हुंडई कंपनियां जिस देश की हैं, उस देश में साउथ कोरिया जो भारत का स्वाभाविक मित्र है और जो चीन का स्वाभाविक शत्रु है, उस साउथ कोरिया ने अब कहा है कि भारत को वो 5 लाख रैपिड टेस्ट किट देगा। रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर भारत ने चाइना को किया था। चाइना ने भारत की वो रैपिड किट किसी दूसरे विदेश के लोगों को भेज दी। विमान के अंदर लोड हो चुकी थी, लोड होने के बाद किसी दूसरे देश को भेजने का षड्यंत्र चाइना ने किया और चाइना तो चाहता है कि भारत टूटे, तो भारत को वो देना भी नहीं चाहता। तो अब मोदी जी ने साउथ कोरिया से बात करके साउथ कोरिया से 5 लाख किट मंगवाने की बात की है, जो 30 अप्रैल तक अपने भारत में उसकी पहली खेप आ जाएगी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, एक बार अभी शेयर कर दीजिए, दोबारा इस वीडियो को आप कल सुबह जब उठें तो एक बार सुबह शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद दिन में जब आपको समय लगे तो दिन में एक बार शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, दूसरों ने जो कमेंट किया उसका उत्तर दें। जब हम कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो होगा क्या, ये वीडियो सबकी टाइमलाइन के ऊपर दिखाई देता रहेगा।